सो हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आपको पता है कि हम वतन की बात में अपने वतन के लोगों से बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो डिफरेंट फील्ड्स के हैं। बॉलीवुड से भी लोग आ जाते हैं, अदब से आ जाते हैं, लिटरेचर से आ जाते हैं। दिस इज द कंटेंट ऑफ वतन की बात। मैं आपको देख रही हूँ और सब तरफ देखती रहती हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप होती हैं, बहुत एक्टिव हैं, बीइंग अ मुस्लिम गर्ल और बीइंग अ गर्ल ऑफ इंडिया। आई एम सो हैप्पी टू सी कि लड़कियां इतनी आगे आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, खुल के रख रही हैं, और जो उनके माइंड में है, जो उनके दिल में है, वो शेयर कर रही हैं। एग्री और डिसएग्री तो बात की चीजें हैं। पहले यह है कि हम बाहर आके अपनी बात कर पा रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू मी। तो सबसे पहले आपका सुबह बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत स्वागत, वेलकम एट वतन की बात हम वतनों के साथ। आपको हमसे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर। थैंक यू। सो मैं आपको जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखती हूँ तो सुबह हमेशा बहुत गुस्से में रहती हैं। इसकी क्या खास वजह है? देखिए, पता नहीं आप कौन से प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही हैं रजिया जी, लेकिन हाँ, अगर आप बात करें कि टीवी डिबेट्स पे जब नेशनल डिबेट्स होती हैं, उसमें अगर ये लगे कि मैं गुस्से में रहती हूँ, तो वो गुस्सा या वो आक्रोश या कहिए कि वो शिकायत कहीं ना कहीं किसी ऐसे विषय को लेकर होगी। कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसपे मुझे ये महसूस हो रहा होगा कि शायद एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो इतनी बड़ी समस्या को देख नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है। तो अकारण या बिना किसी कारण में कभी गुस्सा होती नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे मित्र हैं या मेरे अक्वेंटेंसेस हैं, वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा से बचपन से ही हैप्पी गो लकी टाइप इंसान रही हूँ। और जब मैं बात करती हूँ भारतीय संस्कृति की, हम लोग तो हमेशा से ही हमारे नेशनल एथॉज, आप भी भारतीय हैं, भारत में पैदा हुई हैं, आपकी पैदाइश परवरिश भारत में हुई है, तो आप भी समझती होंगी कि हम लोगों की नेशनल एथॉज ही ऐसी हैं कि आग से बन आग मिलो, पानी से बन पानी, आग से बन आग मिलो, पानी से बन पानी, गरल का उत्तर प्रति गरल है, यही कह गए जग के ज्ञानी। तो अगर मेरा गुस्सा या आक्रोश होगा तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे विषय या ऐसे लोगों पर होगा जिनको शायद गुस्सा दिखाने की जरूरत है। अन्यथा मैं वैसे जनरली गुस्सा होती नहीं हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं जो जो लोग मुझे जानते हैं वो उन्हें मालूम है कि अगर कहीं गलत बात हुई, नॉट अगेंस्ट मी और एनीबडी, कोई भी है, गलत गलत है। आप गलत को सही नहीं कह सकते, आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन देखना ये होता है कि हम जो जिस चीज को गलत समझ रहे हैं, सामने वाले को उस पर अगर हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं इस बात पर, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा, कि हम इस चीज को लेट्स से हम हिजाब से अगर शुरू करें, तो मुसलमान और हिजाब, ठीक है ना, हम इन चीजों को अलग नहीं कर सकते। हाँ, हिजाब किस तरह का हो, किस नौयत का हो, किस हद तक हुक्म है, उस पर बात हो सकती है। वहां लूप होल हो सकती है कि कौन किसको किस तरह उस कुरान की जो आयत हैं उनको, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनको वो किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है और कितना उसको किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है अपने लिए, उस पर बात हो सकती है। लेकिन हिजाब बिल्कुल उतार दिया जाए, वो बात सही नहीं है। आपका क्या टेक है? जी जी, रजिया जी, आपने बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आज के समय में, आज के पर्सपेक्टिव में। और लेकिन मैं एक चीज आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ये विषय सुनने में शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत छोटी सी बात है, या सिर्फ एक कपड़े की बात है, या सिर्फ सर ढकने की बात है। एक्चुअली इसको देखने के लिए बहुत सारे पहलू हैं। और क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से एक जटिल विषय को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लोगों के सामने एक संवाद करना चाहती हैं,
जिसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, कि डिफरेंट ओपिनियन वाले लोग जो सच के साथ खड़े रहना चाहते हैं, उन लोगों को एटलीस्ट किसी विषय के ऊपर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर नरेटिव्स बन रहे हैं भारत के खिलाफ या कुछ इस तरह की बात हो रही है कि भाई नहीं, हम भारत में पॉलिटिक्स पे मुसलमान के बाद में साथ, आएंगे, हम पॉलिटिक्स पे बाद में आएंगे, वी विल इंक्लूड नहीं नहीं मैं पॉलिटिक्स। नहीं नहीं मैं जस्ट कुरान पॉलिटिक्स पर, हदीस और इंटरप्रिटेशन का जो मुस्लिमों ने किया हुआ है अराउंड द ग्लोब, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, फिर हम पार्ट में बात करेंगे, तो देन पीपल विल अंडरस्टैंड बेटर कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है। पॉलिटिक्स तो जी जी, ऑफकोर्स नहीं नहीं देखिए, देयर मैं आर गॉड। नहीं 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 मैंने तो पॉलिटिक्स अभी नाम भी नहीं लिया, मैं ये हाँ। नहीं कह रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स पर आ रही हूँ। देखिए, इस विषय को देखने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला तो रिलीजन। जब हम ये कहते हैं कि भाई हिजाब या बुर्का या नकाब इस्लाम की इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो किसी भी रिलीजन की इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस वही होती है जो उस रिलीजन के जो ग्रंथ होता है, उस रिलीजन के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं उसमें कोडिफाइड हो। जैसे भारत में हमारे सिख समुदाय के भाई जो है वो पगड़ी करते हैं, तो जब खालसा पंथ की स्थापना हो रही थी तो ये लिखित था कि उनको पगड़ी पहननी है, वो एक एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस ऑफ खालसा पंथ है। उसी तरह से अगर हम ये सोचें कि क्या बुर्का या नकाब या हिजाब इस्लाम की इंटीग्रल प्रैक्टिस है, तो जब हम सोर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें कुरान शरीफ में कहीं भी बुर्का या नकाब का तो कहीं जिक्र नहीं मिलता है। बात अगर आती है हिजाब की या पर्दे की, तो वो वेशभूषा की सेंस में हिजाब शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। कुरान शरीफ में हम जितनी भी पर्दे की बात अगर करें तो या तो आंखों की शर्म की बात है, इवन पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि आप अपनी आंखें नीची करिए, और औरतों को, महिलाओं को आंखें ऊपर करके आप देखिए मत। और महिलाओं के लिए अगर कपड़ों की सेंस में अगर कुछ कहा गया है तो ये कहा गया है कवर योर बॉसम्स, यानी कि अपनी छाती कवर करिए, अपनी शर्मगाहों को कवर करिए। तो बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर से हम ये सवाल पूछ चुके हैं, और भी एक्टिविस्ट्स हैं जो मतलब ये जानना चाहती हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट्स ये जानना चाहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, अगर कुरान में कहीं लिखा है तो हमें बता दीजिए। तो कोई भी अथॉरिटी के साथ, प्रॉपर सोर्स के साथ ये बताने में सफल नहीं हुआ है अभी तक कि हाँ कुरान शरीफ में बुर्के या नकाब या हिजाब का ड्रेस की फॉर्म में कोई जिक्र है। उसके बावजूद आधी आबादी को आप रिलीजन का नाम लेकर पहनने के लिए या तो मजबूर करते हैं, या मजबूर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जैसे बच्चियों को ये बोला जाता है जो हिजाब कर रही हैं वो शहजादी हैं, और जो हिजाब नहीं कर रही हैं, जैसे आपने हिजाब नहीं किया हुआ है, मैंने हिजाब नहीं किया हुआ है, तो आर वी लेसर मुस्लिम्स देन अदर्स? नो नो नो, क्या हम अल्लाह के या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं? तो जो महिलाएं नहीं करना चाहती हैं उनके चुनने के अधिकार का क्या होता है? उनका राइट टू चॉइस कहाँ जाता है? उनको हमेशा ये क्यों दिखाया जाता है कि वो खराब महिलाएं? मैं तो बहुत सारी ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जो घर से बुर्का करके निकलती हैं और अंदर उन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने होते हैं, और वो घर से बाहर जाके बुर्का खोल देती हैं, बुर्का उतार के अपने बैग में रख लेती हैं। तो ऐसा दोहरा जिंदगी, दोहरा जीवन जीने पर हम मुसलमान बच्चियों को क्यों मजबूर करते हैं, दैट टू मजहब के नाम पर, जब मजहब का हिस्सा ही नहीं है। आपकी दो चीजें हैं कि कुरान में या हदीस से हमें ये प्रॉपर ड्रेस का यानी हिजाब का कहीं नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सूरह निसा में मौजूद है कि जब आप घर से बाहर निकलो तो चादर डाल लो अपनी, ठीक है ना। तो ये सूरह निसा में है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने जब ये पूछा कि मैं जा रही हूँ, किसी जगह जा रही थी, किसी से मिलने जा रही थी, और जब आपने कहा कि क्या मैं, उनकी जो बच्ची थी काम, जो उनके साथ एक और लेडी थी, कि वो भी जा रही है लेकिन हमारे पास चादर तो एक ही है, तो दो लोग हैं, हम चादर एक है, तो हम कैसे जाएंगी बाहर? तो आपने कहा कि वो दोनों एक चादर में, हंस के बोले कि आप दोनों एक चादर में जाओ। तो यह मैं दो चीजें जो जितना मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन ये यहाँ रखा है। मुझे जब कुछ कहीं कुछ होता है तो मैं उसको तर्जुमा देखती हूँ, उसके बाद उसकी तफसीर देखती हूँ, ठीक है। तो वहां मुझे ये चीज मिली है कि आप जब बाहर निकले घर से तो अपने आप को ढक लें। अब इसमें जो जितना मेरे समझ में आया, दो चीजें थी, क्योंकि ये हजरत आयशा, हजरत खदीजा, ये उम्मुल मोमिनीन थी, ये उम्मुल मोमिनीन थी, और कोई राह चलता जो है उन या कोई गलत नजर ना डाल दे। ये आज ही सारी रेप नहीं हो रहे हैं, पहले भी होते रहे। तो आपने ये कहा कि उम्मुल मोमिनीन, क्योंकि सारी उम्मत की माएँ हैं,
उन पर कोई गलत नजर न डाले, इसलिए आपको कवर करना चाहिए ताकि आप पहचानी जाए कि आप उम्मुल मोमिनीन हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, हाँ, तो क्या जैसे आप नहीं कर रही हैं या मैं नहीं कर रही हूँ, तो हाँ, इसका मतलब तो हम पैगंबर मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं? ओके, मैंने आपको इसीलिए कहा कि हम उम्मुल मोमिनीन पहचानी जाए, उन पर कोई गलत, क्योंकि वो माँ है उम्मत की, इसलिए उनके लिए है ये। हम अगर ये करते हैं तो हम सुन्नत रसूलुल्लाह कर रहे हैं, हम सुन्नत फॉलो और अगर कर रहे हैं। और अगर हाँ, हम सिर्फ, क्योंकि देखिए मॉडेस्टी तो कुरान में भी है, हदीस में भी है, और यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितनी भी घर में खवातीन थी, चाहे उनकी बेटियां, चाहे उनकी बीवियां, और चाहे उनके रिश्ते में जो भी लोग थी, मॉडेस्टी वहां थी और है। और आई बिलीव इन मॉडेस्टी। मेरे अब्बा ने कभी हमसे नहीं कहा कि बुर्का ओढ़ो, मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि हिजाब लो, लेकिन दे ऑल्सो सेड कि बेटा जब आप बाहर जाते हो ना, तो आप अपने आप को, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज मी, दैट्स माय बॉडी, फीलिंग सेफ, क्योंकि इविल आई भी तो हम देखते ही है ना लाइफ में, हमारे भी तो इविल आईज तो है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी चलिए हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात, जी जी जी, मैं आपकी ये पॉइंट समझ गई। और इनकी इन बातों को सुन के मेरे मन में कुछ बातें ऐसी आती हैं कि चलिए, ये तो हम मान ही रहे हैं कि कुरान में इसका मतलब रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रही तो हैं कुरान तो या मैं नहीं कर रही हूँ, इसेंशियल है। सी 18 नहीं साल नहीं, तक माँ बाप नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ ना, रजिया जी, मैंने आपको, सुनिए, आई एम बोले, आप इनवाइटेड एज बोले, अ गेस्ट ऑन योर शो। जी, आई एम इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑन योर शो। मैं आपकी बात को पूरा, मैंने आपके बीच में नहीं काटा, लेकिन आपने जो बात बोली उनके ऊपर मैं, आपने क्लियरली ये बात बोली कि हाँ नहीं, जैसे अब की नजर ना पड़े या मेरा कंफर्ट लेवल, मैं कंफर्टेबल जिस चीज में हूँ, इवल आई मेरे ऊपर ना पड़े, तो ये बहुत पर्सनल रीजंस हैं। तो अगर हम इस कारण कर रहे हैं तो हम ये बोलें कि भाई ये मेरी चॉइस है। मैं हमेशा से, अगर आपने मेरी डिबेट सुनी होंगी, मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि जैसे मॉडर्न कपड़े पहनना, बिकनी पहनना एक महिला का अधिकार है, ऐसे ही अपने शरीर को कवर करना भी एक महिला का अधिकार है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं, बिना इमोशनल ब्लैकमेल हुए या बिना ये बताए हुए कि नहीं अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम कोई खराब महिला हो, बिना किसी दबाव के अगर आप अपनी चॉइस से कर रही हैं, तो आई एम नॉट अगेंस्ट कवरिंग योर बॉडी या सर ढकने के भी, क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में सर, हर कल्चर, हर समाज के लोग सर कवर करती हैं लेडीज, उसमें कोई खराबी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उसको ये बोल के कि रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है, ना किया जाए। अगर वो रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है, एसेंशियल प्रैक्टिस मतलब कि इन ऑर्डर टू बी अ मुस्लिम यू हैव टू डू दिस, तो फिर वो रजिया जी जैसी मुसलमान महिलाएं या सुबुह खान जैसी मुसलमान महिलाएं फिर मुसलमान नहीं है। अगर वो उस एसेंशियल प्रैक्टिस को नहीं मानती हैं, दैट मीन्स हम अपने रिलीजन का, चीज समझने की है। आप हाँ, पहले मुझे बात फिनिश करने दीजिए। दैट मीन्स अगर हम एक इसेंशियल चीज नहीं मान रहे उस रिलीजन की, दैट मीन्स वी आर नॉट गुड मुस्लिम्स। बहुत सारी ऐसी मुसलमान महिलाएं अच्छी मुस्लिमा हैं, अच्छी इंसान भी हैं, अच्छी औरतें भी हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, रोजा भी रखती हैं, अल्लाह को भी मानती हैं, रसूल को भी मानती हैं, लेकिन हिजाब नहीं करती, बाल उनके दिखते हैं लोगों को, तो क्या वो प्रॉपर मुस्लिम नहीं है? इसेंशियल प्रैक्टिस के मैंने जवाब दिया। दूसरी बात कि नकाब कहाँ से आ जाता है? चलिए, अगर चादर की भी बात करी गई तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो कभी नहीं कहा कि अपना चेहरा कवर करके निकले। उनकी जो पहली वाइफ हजरत खदीजा, उनसे उम्र में कई साल बड़ी थी, बिजनेस वुमन थी, तिजारत करती थी, आसपास की कंट्रीज से उनके पास लोग बिजनेस करने के लिए, हाँ, बिजनेस करती थी। तो कहाँ से वो नकाब में या चार दीवारी में बैठकर तो करती नहीं होंगी, हर महिला पुरुष सबसे इंटरेक्ट करती होंगी। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बात ये होती है कि चील कौवे या गलत नजर के लोग या ईविल आए ना पड़े, तो मेरा सवाल ये है कि जो प्रॉपर कवर्ड अपने आप को करके चलती हैं, पूरी शलवार कमीज में या बुर्के में भी या नकाब में भी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई गलत नजर का व्यक्ति है या जिसको कोई अपराध ही करना है, क्या प्रॉपरली ड्रेस जिनकी कवर्ड होती है, क्या उन महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं होता है? बिल्कुल होता है। या जो बुरके शॉर्ट में जाती है ड्रेसेस में उनको घूम सबसे रही हैं, ज्यादा नोचा जाता है पीछे से मार्केट में, एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा
कि हम आखिर क्यों इतने सारी रीजनिंग लेकर, अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी के साथ हमारे पास रीजंस होने चाहिए। अगर हम मल्टीपल रीजंस इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम अटैच्ड है उस चीज से और उसको जस्टिफाई करने के लिए बस रीजंस ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे रीजंस बहुत क्लियर हों, वैलिड हों, और हम उस पर टिके रहे, हम इधर उधर मल्टीपल रीजंस पे ना जाएं जो जस्टिफिएबल भी ना लगे, जो जस्टिफाई भी ना कर पाए हमारी मांग को। नहीं, आई एग्री विद यू। अब आपने कहा कि इसेंशियल है या नहीं है। इसेंशियल 5 चीजें हैं, रोजा, नमाज, हज, ज़कात और, ठीक है ना, ये है 5। मॉडेस्टी इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है ना। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा कि जो सोशल लेवल पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां मुसलमान रहते हैं, उन्होंने सोशल लेवल पर इसको इंटरप्रेट किया है कि मॉडेस्टी का क्या मतलब है। मैं भी नकाब के खिलाफ हूँ, वो जो ब्लैक पूरा डाल लेते हैं, मैं तो ब्लैक बुर्के के भी खिलाफ हूँ ऑनेस्टली, लेकिन मॉडेस्टी के मैं 100% हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर मुसलमान लड़की मॉडेस्ट रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप मेकअप कर रही हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रही हैं, आप बाल कटा रही हैं, सब कुछ कीजिए आप, लेकिन जब घर से बाहर जा रही है तो एटलीस्ट कोई ये देखे कि ये बच्ची इन लार्ज सोसाइटी, आपको अपनी वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ अमेरिका में हैं, अब हम कहीं अपनी कम्युनिटी में निकलते हैं तो हम भी प्राउडली सेड कि वी आर इंडियन, क्योंकि हमें पहचान लिया जाता है कि हम इंडियन हैं। कैसे पहचाना जाता है? कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है ना हमारे साथ एज एन इंडियन विमेन। तो ऐसे ही जब आप किसी भी रिलीजन से, मैं ये नहीं कह रही कि सारी मुसलमान ही जाएं, यानी सिर्फ मुसलमान औरतों के बारे में, लेकिन आप जिस भी रिलीजन से जा रही है बाहर निकल के, आपकी एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी हमारे यहाँ मॉडेस्टी है, क्लीन हो, साफ हो। अभी इतनी सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ निगेटिव आ रही हैं कि लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, सारे के सारे गंदे हैं, रोज नहाते नहीं हैं, टेररिस्ट हैं, मदरसों में। आई एम अ मदरसा प्रोडक्ट, कैन यू बिलीव मी? आई एम अ मदरसा प्रोडक्ट। मुझे नहीं मालूम कि ये लोग जो मुसलमानों पे इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, वो लोग किस समाज से आ रहे हैं, किस मेंटेलिटी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी हेड तो साफ नजर आ रही है। एक मजहब को टोटल ये कह देना कि सारे मदरसे खराब हैं, सारे मदरसों से निकले हुए आतंकवादी हैं, सारे मुसलमान जो हैं, आई मीन लॉजिकली भी आप देखो तो कोई भी कम्युनिटी सिर्फ शैतान नहीं हो सकती और कोई भी कम्युनिटी सिर्फ भगवान नहीं हो सकती, ठीक है ना? एब्सोल्युटली। हाँ, तो इस तरह से जब मैं ये देखती हूँ कि बार बार लगातार मुसलमानों को हर तरह से, आपने ट्रिपल तलाक की बात की, आई वॉज द फर्स्ट वन। एक सेकेंड रजिया जी, आपने अपनी अभी जो आपने बोला, आपने उसमें 3 चीजें कवर करी है, मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ, फिर आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। आपने एक बात करी आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी दिखनी चाहिए अगर हम किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। चलिए जी, आपको आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, हालांकि मेरे इसमें विचार थोड़े से मुख्तलिफ हैं। मुझे ये लगता है कि जो प्राइमरी आइडेंटिटी होती है हमारी, वो मिट्टी से जुड़ी होती है, यानी कि सॉइल। तो हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा राष्ट्र है, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी शुड बी ऑफ दैट नेशन, कि भाई हम पहले भारतीय हैं। उसके बाद हमारी सप्लीमेंट्री आइडेंटिटी कुछ भी हो, मुसलमान है या हम जैन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं या पारसी हैं। तो आइडेंटिटी के मामले में मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमान दिखना चाहते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि उसमें भी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि भारत जितनी विविधताएं तो शायद ही विश्व में किसी दुनिया में हो। भारत में तो इतनी डाइवर्सिटी, और हर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखिए, कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, कोई एक भगवान नहीं पूजा जाता है। आप जहां भी जाएंगे पूजा अलग है, प्रैक्टिसेस अलग हैं, रिचुअल्स अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं। तो भारत में कभी भी रिलीजन की या पहनने ओढ़ने की, आइडेंटिटीज की कोई लड़ाई नहीं। अगर आप मुसलमान भी दिखना चाहते हैं अपने ड्रेस से, तो आप बिल्कुल दिखिए। बात जो यहाँ पर जिस चीज पर डिबेट्स हो रही हैं, वो ये हो रही है कि कर्नाटका में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट है,
कर्नाटका में एक स्कूल है जो ये कहता है कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के हिसाब से आपको बिल्कुल आइडेंटिकल ड्रेस पहनकर आनी है और आइडेंटिकल ड्रेस के अलावा कुछ भी रिलीजियस आइडेंटिटी वाला चीज हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है। तो सिर्फ इतनी बहस की बात है, इतनी ही डिबेट की बात है कि पर्सनल लाइफ में आप जो भी पहनिए, लेकिन जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जब आप एक संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो संवैधानिक अधिकार उन इदारों के भी हैं। जब हम किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, देखिए ये मैं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी बताना चाहती हूँ रजिया जी, कि जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो पूर्ण नहीं है। हमारे संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हम अपने पंथ का, मजहब का पालन करें, प्रचार करें, प्रसार करें, प्रवचन करें, जिस तरह से मानना चाहे इस्लाम को हम मान सकते हैं भारत में। लेकिन ये हमारा संवैधानिक अधिकार पूर्ण नहीं है, कुछ शर्तें होती हैं हर संवैधानिक अधिकार के साथ। वो शर्तें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लिमिटेशंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, और पब्लिक ऑर्डर में एक सार्वजनिक व्यवस्था आती है, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ में हम कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी किसी भी तरह से रहें, लेकिन जब हम किसी पब्लिक लाइफ में एक सार्वजनिक व्यवस्था में जाते हैं तो जो वहां का ऑर्डर है, वहां की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो हमें माननी पड़ती हैं। सिर्फ इसी बात पर डिबेट है, पहली चीज। दूसरी बात जो आपने बोला कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा आतंकवादी है, तो मैं उसको एक बार नहीं 100 बार गलत बोलूंगी। जैसे आपने बोला आप भी मदरसे से आई हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो मदरसे से आए हैं, अच्छे मुस्लिम है और अच्छे भारतीय भी हैं, अच्छे सिटीजन्स भी हैं। तो मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा आतंकवादी है या गलत है या कट्टरवादी है, ये बात सच नहीं है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला हर बच्चा सही ईमान पे चलने वाला मुसलमान है या सच्चा भारतीय है, ये बात भी सही है। क्योंकि जो बहस डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि मदरसे बंद किए जाएं, क्योंकि इसमें आतंकवादी पढ़ाए जाते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं। बस हम अभी इस बात पर रहेंगे। बाकी तो मैंने आपको अपनी मिसाल दे दी, तो हमें और ज्यादा मिसालों की जरूरत नहीं है। आई एम हियर, माय हस्बैंड इज हियर, ही इज अ साइंटिस्ट। आपने मॉडर्ना की लिए या फाइजर की वैक्सीन लिए, ही इज अ वाइस प्रेसिडेंट इन मॉडर्ना एंड ही केम फ्रॉम मदरसा। दैट आई अप्रिशिएट। मैं आपको एक उदाहरण, मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में भारत प्रवास पर हैं, तो उस अभियान में उत्तर प्रदेश केंद्र है, सेंटर है, क्योंकि एक तो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। आप भी आई थिंक यूपी से आती हैं। yes. मैं भी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हूँ, मेरठ में मेरी पैदाइश और परवरिश हुई है। तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी हमारा सेंटर, मतलब केंद्र है राष्ट्र जागरण अभियान के लिए। और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है। जब आप इंडिया के मैप में देखेंगी तो एक बहुत बड़ा बॉर्डर उत्तर प्रदेश का नेपाल से सटता है, और नेपाल के रास्ते चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। मैं आपको पर्सनली जो मैं खुद देख कर आई हूँ मैं बताऊंगी रजिया जी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई टीवी डिबेट्स पे बोलने वाली बात या देखने वाली बात नहीं है, या वर्ड ऑफ माउथ से सुनी हुई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बलरामपुर। बलरामपुर में बॉर्डर पे मुझे लगता है शायद 1000 से ज्यादा मदरसे, सैकड़ों मदरसे ऐसे हैं जिनका ओनर कौन है कुछ पता नहीं है, जिनकी फंडिंग कहाँ से खर्चा आ रहा है कुछ पता नहीं है, जो नॉर्मल लोगों का वहां पे आना जाना भी मना है। पूरा बॉर्डर पे वो सारे मदरसे बनाए गए हैं, और घरों घरों में बने हुए हैं। ये नहीं कि प्रॉपर मदरसे की सेंस में बने हुए हैं, घरों में भी मदरसे हैं। और आई थिंक बांग्लादेश के, पता नहीं कहाँ कहाँ के वहां पे कुछ लोग प्लेस्ड हैं जो उनको रन कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कभी कभी आक्रोश में इस तरह की भी डिमांड उठती है कि सारे मदरसे बैन कराए जाएं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण ये भी होता है रजिया जी, कि जब कुछ ऐसे संदिग्ध मदरसे हों या कुछ ऐसे संदिग्ध इंस्टीट्यूशंस हों जो हमें लग रहा है कि हमारे देश में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीजन के पीछे छुपकर इलीगल एक्टिविटीज देश के अंदर कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारा पढ़ा लिखा मुसलमान, जैसे आपने अपने हस्बैंड का नाम बताया, साइंटिस्ट हैं आपके हस्बैंड, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, मैं माशाल्लाह पढ़ी लिखी हूँ, तो पढ़ा लिखा मुसलमान उन चीजों को मौन समर्थन क्यों देता है? हम लोग क्यों नहीं खड़े होके बोलते हैं कि नहीं, हम ठीक है, मदरसे में अच्छे बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन हर मदरसा सही है, ये बात ठीक नहीं है। अगर किसी मदरसे की आड़ में हमारे देश में कोई इलीगल काम हो रहा है, तो सबसे पहली आवाज एक मुसलमान की ही आनी चाहिए कि नहीं, मैं अपने मजहब के नाम पे ये नहीं होने दूंगा। आपने फिर दो चीजें जोड़ दी जो सारी टीवी डिबेट अर्नब से लेकर और XYZ तक सब कर रहे हैं।
देखिए, एक तो होती है सोशल लाइफ, एक होती है रिलीजियस लाइफ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, जो मैं देख रही हूँ, कि मुसलमान को, आज के हिंदुस्तान के मुसलमान को जज किया जा रहा है, सोशल लाइफ पर नहीं किया जा रहा है, उसको रिलीजियस लाइफ पे किया जा रहा है। रिलीजियस को अलग कर दो, और अगर आप सोशल लाइफ पे देखो तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। अगर लेट्स से कि टोटल 10,000 मदरसे हैं हिंदुस्तान में, या 1 लाख मदरसे हैं, और उसमें से अगर 10,000 मदरसों में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और अगर उस पर पूरी तरह से रिपोर्ट रखी जाए, डिबेट पर चीखने की बजाय अगर उनको दिखाया जाए, आप देख के आई, आपकी बात पर कितने बिलीव करेंगे? अगर वो पूरी रिपोर्ट होगी कि ये 10 मदरसे हैं बॉर्डर पे बने, इनको हटाना चाहिए, और उससे आतंक हो रहा है, या उसके जरिए हमारे देश में, हमारे मुल्क में घुसपैठ हो रही है, कुछ गैर कानूनी हो रहा है जिससे मुल्क को खतरा है, अगर हिंदुस्तान का 20% मुसलमान उसके खिलाफ ना बोले, तब वो गुनहगार है। लेकिन उन 8 मदरसों को जो चंद लोग देखकर आए हैं, उसको लेकर आपने 1 लाख मदरसों को बंद करने की बात कर दी, विच इज नॉट गुड। अच्छा रजिया जी, एक बात अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस पर रिपोर्ट्स बनी भी हैं और वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट भी हुई हैं, लेकिन कई जगह सरकारें, रजिया जी आप माहौल देखती हैं देश में, कई जगह सरकारें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स लेने या ना लेने पर इसलिए मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो लेंगी तो फिर यही नैरेटिव बनेगा कि देखिए भारत में मुसलमान के खिलाफ क्या हो रहा है। एक सेकंड, मेरी बात बीच में, रजिया जी मैंने आपकी बात बीच में नहीं काटी। अगर आप ऑफेंड होके बात करेंगी तो ये डिस्कशन नहीं हो पाएगा। देखिए संवाद नहीं, आपने मुझे सुनिए मेरी बात, आपने मुझे ये बोला कि मैं 2 चीजों को मिक्स कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, मैं बिल्कुल ये बोलूंगी कि मैंने किसी चीज को मिक्स नहीं किया। आपने मदरसे का पॉइंट उठाया, उसके जवाब पे मैंने आपको मदरसे का जवाब दिया। आपने ही मुझसे बोला कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि सारे मदरसों को बैन कर दो, तो मेरी एक भारतीय होने के नाते जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि मदरसों को लेके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मैं मदरसा इस डिस्कशन में नहीं लेकर आई, आपने उठाया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल दिया, ठीक है। दूसरी चीज कि मदरसों को लेकर या मुस्लिम्स के इमोशंस को मैनिपुलेट करके मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर ये बोल के कि देखो इस्लाम, मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सामाजिक संगठनों को, सरकारों को, या हमारी इवन जो एजेंसीज हैं उनको नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है जो सिर्फ अपने लीडर्स के कहने पर चलते हैं, और कुछ लीडर्स हमारे देश में ऐसे हैं जिनके लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं। वो मुसलमानों को भड़का के एक भीड़ तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, कभी आंदोलनों के लिए बैठा दिए जाते हैं, सड़कों पे उतार दिए जाते हैं मुसलमान, देश में एक अनरेस्ट होता है, उस अनरेस्ट को देखते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करी जा सकती हैं या नहीं करी जा पा रही हैं, उसी की तरफ सब प्रयासरत हैं। सब चाहते हैं कि इस देश में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, सब चाहते हैं कि इस देश में हर मजहब का, हर पंथ का, हर जाति का इंसान पूरे सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ रहे। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हमारी नेशनल आइडेंटिटी प्राइमरी हो और हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी हो। कोई भी चीज देश के खिलाफ, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, बर्दाश्त नहीं करी जानी चाहिए। और जिस समाज के लोगों के द्वारा कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो किसी जाति के द्वारा हो, चाहे वो किसी पंथ या मजहब के द्वारा हो, उसी समाज से आवाज आनी चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि 10 तो छोड़िए, मैं कहती हूं अगर एक मदरसा भी मेरे देश में गलत काम कर रहा है, देश तोड़ने का काम कर रहा है, तो मुसलमान होने के नाते, एक सच्चा ईमान वाला मुसलमान होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले आगे आके उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मगर मेरे गुस्से की बात मत करना। अब मेरे ऑफेंड होने की बात, ऑफेंड मैं आप पर नहीं हो रही हूँ, उस गलत नैरेटिव पर हो रही हूँ जो हमारे टीवी मीडिया चैनल चला रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से दिलों को तोड़ा है, दिलों को फाड़ा है, दोस्तों के दरमियान नफरत करा दी है, दोस्तियां तोड़वा दी हैं, मैं उस पर ऑफेंड हो रही हूँ, और वो मैं होती रहूंगी बीच बीच में, बट इट्स नथिंग ऑफेंडिंग ऑन एट यू। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, बस मेरी बात बीच में मत काटिए। अच्छा, बीच में बिकॉज़ वो फ्लो ऑफ थॉट होता है। जी, हाँ, नहीं, आई एग्री। हाँ,
तो अगर इस तरह का कोई मदरसा आपको लगता है कि 10, 20, 25, 50, 100 आप मुझे भेजो, मैं उसको कहूंगी कि ये मदरसे बंद होने चाहिए। अगर ऑनेस्टली अगर वो मदरसों की पूरी मुझे डिटेल मिल जाए, आई विल रेज माई वॉइस अगेंस्ट देम। ओके, इट्स गुड टू नो। आई लव माई कंट्री एज, शायद क्योंकि आप इंडिया में जब आपके हाथ में कोई चीज होती है ना कि ये भाई ये सेलफोन मेरा है, मैं उसको कैसे भी यूज करूं, फेंकूं, तोड़ूं, रखूं, गंदा रखूं, रोजाना साफ करूं, कवर लगाऊं, नहीं लगाऊं, दैट्स माय प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन जब ये आपसे दूर हो जाता ना, सब आपको याद, 1 घंटे के लिए अगर आपको ये दूर कर दिया जाए ना, तब आपको अंदाज होगा यार मेरा फोन, ओहो मैंने तो उसको साफ नहीं किया था, ये हो गया था। अब मेरा पॉइंट मैं समझ रही हूँ, आपकी फीलिंग्स भी समझ रही हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ उस चीज का। सो हम इंडिया से दूर हैं, तो आई थिंक हम वो चीजें बहुत क्लियरली देख पाते हैं जो आप उस माहौल में रहकर नहीं देख पा रही हैं, या बहुत सारे लोग आपसे, मतलब नॉट यू बट जो पीपल लिविंग इन इंडिया, हम ये देखते हैं कि देखो कोई भी दुनिया की कौम इंक्लूडिंग मुसलमान परफेक्ट नहीं है। हमारे अंदर भी, मुसलमानों में भी, आप बताओ गीबत मना है, पर क्या मुसलमान गीबत नहीं कर रहा? इस वजह से इस्लाम खराब हो जाए वो तो मुमकिन नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद में 5 बार दिन में 5 बार गीबत करता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम गलत है, मुसलमान गलत, वो नॉट एंटायर मुसलमान, वो मुसलमान जो गीबत कर रहा है। आप एक छड़ी से हर आदमी को जब हाँकने लगोगे तो ऑफेंड भी बढ़ेगा, उससे एग्रेशन भी बढ़ेगा, उससे ताल्लुकात भी खराब होंगे, उससे एक पूरे तबके की और एक पूरे मुस्लिम समाज की जो है ना का एसिसिनेशन हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। आप नहीं कह सकते, एक मैं बहुत मोटी सी मिसाल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कैसे इसको लेंगी। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर ये मुसलमान होता तो पता नहीं उसका अब तक तो वो फांसी पे चढ़ गया होता हिंदुस्तान में। अगर मैं एक चीज रजिया जी, एक चीज देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अजम्पशंस पे या प्री कंसीव्ड नोशंस पे अगर हम बात ना करके जो एक्चुअली हुआ है उस पर बात करें। तो जैसे नहीं, अगर वो ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये अजम्पशन है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा, मुझे कुछ उदाहरण, 5 उदाहरण आप ऐसे दीजिए, ठीक है, हम एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। 5 उदाहरण मुझे ऐसे दीजिए जिसमें आपको ये लगे कि हाँ भारत में मुसलमान के साथ खराब हो रहा है। 5 एग्जाम्पल्स। पहला आप ये बताइए कि यति नरसिंहानंद और उन जैसे लोग धर्म संसद करके मुसलमानों को काटने, मारने और धमकाने और उनको जेनोसाइड करने की पूरी तलकीन कर रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म। सुदर्शन टीवी के जो चीफ एडिटर हैं, आई डोंट नो हिज नेम, सुरेश वंखड़े या जो भी हैं वो, उन्होंने 10 साल 12 साल के मासूम बच्चों से लेकर 80 साल के आदमी तक जो हॉल में बैठे थे उनसे शपथ ली कि मुसलमानों को खत्म कर देना है। आप मुझे बताओ इनमें से किसी को भी यूपीए में क्यों बंद नहीं किया गया? और सिद्दीक कप्पन जो सिर्फ एक इवेंट कवर करने जा रहा था वो पिछले 3 साल से बंद है। इवेंट कवर करने जा रहा था, इसके अलावा उसका कोई और कहां पर, एक सेकंड, ये जो आपने मुझे हाथरस का जो कांड हुआ था ना, वो उसको कवर करने जा रहा था, रास्ते में से उसको उठाया, उस पे यूएपीए और आतंकवादी होने के लगा के बंद कर दिए गए। एक ये हो गया। दूसरा मैं आपको दे रही हूँ, इनका नाम बताइए मुझे, ये जो आपने लास्ट। सिद्दीक कप्पन, वो यूएपीए में बंद है पिछले 2 साल से। हाँ। ठीक है। दूसरा, हाँ, अभी जो मैं बात कर रही थी अर्नब गोस्वामी की, 2 दिन पहले अर्नब को ये मालूम था कि पुलवामा पे हमला होने वाला है और उसकी रेटिंग बढ़ने वाली है। आज तक उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? अच्छा, जब उसे मालूम है, उसने अपने जो हिंदुस्तान में शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिमायती बनता है, सबसे बड़ा नेशनलिस्ट बनता है, जिसने कहा कि मैं बाइस्ड हूँ हिंदू तत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए और हिंदुओं के लिए, तो भैया पुलवामा पे 40 मरवा क्यों दिए? जब आपको 2 दिन पहले पता था, इंटेलिजेंस को बुलाकर, और सबको क्यों नहीं बताया गया? क्यों इस बात को छुपाया गया और अपनी
टीआरपी बढ़ाने के लिए इस बात पर पर्दा डाल दिया गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 14 किलिंग आर्मी सोल्जर। तीसरी चीज मैं आपको लाती हूँ, हाँ बोलिए, आपने 5 मांगी, आप पहले ना, आप पहले एग्जांपल्स बताइए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, पूरा कंप्लीट हो गई। अभी तीसरी मैं आपको लेती हूँ। तलाक की बात हो रही थी, तो ट्रिपल तलाक पे बहुत सारे लोगों ने, आई वाज फर्स्ट इन बॉस्टन हु रोट थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, ठीक है ना, कि आपने ये किया, इट्स इज गुड फॉर वीमेन। अगर ट्रिपल तलाक पर बगैर किसी की बात सुने ये डिसीजन लिया जा सकता है, तो जब 6 लड़कियां आई थी उनके पास उदुपी में, तो उनको क्यों नहीं कहा गया कि बेटा तुम्हारे लिए जो है वो एजुकेशन जरूरी है, चांद आप ये है, अपने माँ बाप को लाओ, बैठो, बात करो, इन ये जो हिजाब का हो रहा है बेटा, इसको इस तरह से कर लो, एंड पीरियड। इसमें क्यों लोगों को भड़काने के लिए बजरंग दल के लड़के भेजे गए जो लड़कियों पे चीख रहे हैं? आपने आई एम श्योर वो वीडियो देखी होंगी। फिर उनके पास ऑरेंज शाल आ जाती है, फिर उनके पास ऑरेंज पगड़ी आ जाती है, एक कार है, मैं आपको वो वीडियो भेज सकती हूँ, मगर आई एम श्योर कि यू हैव इट एंड यू वॉच दैट। वो कार आती है जो उन्हें पगड़ियां बांट रही है, शॉल बांट रही है और पानी की बोतलें दे रही है। जी जी, देखिए, नहीं, अभी ये 3 हुए ना, अभी 2 और आपको, है ना। तो ये उस वक्त वो अथॉरिटी क्यों नहीं थी, क्यों इस्तेमाल नहीं की गई? जब आप ट्रिपल तलाक, जो सिर्फ 28 केस थे ट्रिपल तलाक के ऐसे जो रजिस्टर्ड हुए थे, आई एम श्योर कि इससे ज्यादा होंगे, मतलब ऑन ग्राउंड ये तो खैर, ये तो ऑब्वियसली, हाँ, वो तो खैर आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि उससे ज्यादा ही। आई एग्री, हाँ। तो अगर वो 26 केस पर इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है, तो 6 पर क्यों नहीं? इन बाकी लड़कियों को क्यों इतना टाइम दिया गया कि ये एक ग्रुप बन के सामने आ जाएं? और क्यों इसमें ऑयल डाला गया? ब्लू कॉलर, ब्लू स्कार्फ वाले आ गए, फिर ऑरेंज स्कार्फ वाले आ गए, फिर ऑरेंज पगड़ियों वाले आ गए, एक कार गाड़ी में बैठ के सबको, बच्चों को मारती फिर रही है। तो ये मेरा तीसरा वाला पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये है मेरा कि जब ट्रिपल तलाक ऑन पेपर आ गया, ये कानून बन गया, तो आज जब उसके फौरन बाद एक लड़की जिसके हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक देकर पैर तोड़कर मारा, ट्रिपल तलाक देके बाहर निकाला, और वो अपने माँ के घर, जिसका कोई भाई नहीं है, जिसके फादर की डेथ हो चुकी है, उनकी कोई इनकम नहीं है, 3 साल से भागा हुआ है वो आदमी। तो जो वर्ड्स कानून बने मोदी जी के, योगी जी के, उस पर ग्राउंड में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो बच्ची 3 साल से बैठी सफर कर रही है? अच्छा, एक सेकंड, आपके एग्जांपल्स? ये मेरा, हाँ, ये एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको। ये मेरा चौथा हुआ। 5वां ये है कि जब भी कोई बात होती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जाकिर नगर कॉलेज, सारे मुस्लिम कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तो टारगेट कर लिए जाते हैं, लेकिन यही चीज जब बनारस यूनिवर्सिटी में होती है, तरह की चीजें और यूनिवर्सिटीज में होती हैं, उन पर पर्दा क्यों डाल दिया जाता है? जी। अच्छा। आपके उदाहरण हो गए रजिया जी? हाँ, मैं उदाहरण ये दे रही हूँ आपको। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में पैदा होकर 35 साल गुजारे हैं मैंने वहां पर। अगर मुझसे कोई आन के ये कहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कियों को या लड़कों को शेरवानी पहनने या ड्रेस कोड पर मजबूर किया जाता है, तो मैं उसकी सिर्फ जहनियत पर मातमी कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 35 साल रही हूँ। मेरा 1977 में मैं अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल नर्सरी में एडमिट हुई थी, और 2000 में मैं पीएचडी करके निकली हूँ वहां से। तो मुझसे ज्यादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोई नहीं जानता। तो वहां पर ड्रेस कोड शेरवानी नहीं है? नहीं, ड्रेस कोड शेरवानी नहीं है, हरगिज नहीं है। शेरवानी वहां का कल्चर है। पहले तो वहां पर जो शेरवानी नहीं पहनना चाहे वो कोई दूसरी यूनिफॉर्म पहन सकता है? कुछ भी पहने। शेरवानी इज नॉट अ ड्रेस। लड़कियों के लिए हाई स्कूल तक ड्रेस है, और वो ड्रेस आज नहीं बना। 100 साल पहले जब एंग्लो इंडियन कॉलेज था, 100 साल पहले, उस वक्त लड़कियां क्योंकि ये जो कॉलेज बना था एंग्लो इंडियन कॉलेज, जो इंडो इंडियन स्कूल, वो
अपर क्लास के लिए बना था, लेकिन फिर उसमें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लड़कियां भी आई। तब ये हुआ कि ये जो लड़कियां आती हैं रोल्स रॉयल्स में, जागीरदारों की बेटियां, वो बेहतरीन कपड़े होते हैं, सिल्क और साड़ियां और क्या क्या, ये बच्चियां आती हैं तो डिफरेंट होता है। तो इस डिफरेंस को मिटाने के लिए उस वक्त जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं थी, ये सिर्फ एक स्कूल था दिल्ली में, उस वक्त ये हुआ कि वाइट शलवार, वाइट दुपट्टा, फिरोजी कलर की शर्ट, वो 100 साल से आज अलीगढ़ भी है, मुस्लिम कोई चेंज नहीं है। यूनिवर्सिटी ये वो चीज थी जो 100 साल से चली आ रही है। ये ऐसा नहीं होगा कि उदूपी वालों ने 15 यानी जब ये बच्चियां एहतजाज करना शुरू किया है उसके बाद उन्होंने सारी चीजें चेंज कर दी। उनके भी लॉ में लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन इट शुड बी इन द सेम कलर जो स्कूल का ब्लू कलर है। रजिया जी, हालांकि मैं आपके शो पर एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको मैं एक्चुअली मैं आपको बोलने भी दे रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं इतना बैक सीट जनरली लेती नहीं हूँ, मैं इस वजह से भी आपको बोलने दे रही हूँ, इस वजह से बोलने दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी इंटेंशंस गलत नहीं लग रही हैं। मुझे आप एक पढ़ी लिखी और एक अपने देश से प्रेम करने वाली महिला लग रही हैं। तो मैं वो सवाल भी बाहर आने देना चाहती हूँ कि अगर कोई आपके अंदर शिकायतें हैं या कोई आपके अंदर सवाल है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लैरिटी से नहीं समझ आ रही हैं या आपको कुछ और दिखाया जा रहा है, तो मैं जितना हद तक कोशिश, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब मेरे पास हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो सवाल बाहर निकले ताकि हम एज इंडियंस, भारतीय होने के नाते कुछ समाधान उन चीजों का ढूंढ पाए। देखिए, आपने कुछ उदाहरण दिए, आपने उदाहरण दिया यति नरसिम्हानंद जी ने हेट स्पीच दी, धर्म संसद हुई। अगर आपने मेरी डिबेट्स भी फॉलो करी होंगी तो मैंने उन डिबेट्स में भी यही बोला है कि ये कह देना कि हमें मुसलमानों से बचना है या मुसलमानों को खत्म कर देना है, गलत है, क्योंकि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट चल रही है या इस्लाम के नाम पर आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे मुसलमान गलत हैं या सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। जनरलाइज कर देना किसी भी चीज को गलत होता है, ये हमेशा मैं कहती हूँ, ये मैं फिर कह रही हूँ। और आपको ये भी बता दूं कि यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हुई है और उनकी बेल भी, आई थिंक महीनों तक तो उनकी जमानत भी नहीं हो पाई है। दूसरी बात, आपने उदाहरण दिया हाथरस का। देखिए, हाथरस प्रकरण को मैंने खुद जाकर वहां पे प्रवास किया, मैं हाथरस गई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति, रजिया जी आप वहां मौजूद नहीं थी, मैं मौजूद थी हाथरस के टाइम पर, कि आपने साउथ के कोई बताइए, सिद्दीक कप्पन साउथ के पत्रकार हैं जो 3 साल से जेल में हैं। केरल से मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता, मुस्लिम लीग के रिपोर्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग, वामपंथी पत्रकार, उस टाइम उत्तर प्रदेश को, हाथरस को एक राजनीतिक पर्यटन बना दिया गया था और उत्तर प्रदेश को एक सांप्रदायिक, एक जातिगत दंगों में झोंकने की एक साजिश थी। अलग अलग तरह के झूठे नैरेटिव्स चल रहे थे। हाथरस के नाम पे वेबसाइट बन गई थी, फॉरेन फंडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी। यूपी को जातियों के नाम पर आपस में लड़ा के दंगा भड़काने की कोशिश नाकाम हुई है। और ना ही सिर्फ सिद्दीक कप्पन जी, बहुत सारे लोगों की उस समय गिरफ्तारी हुई। जिसने भी उस वक्त भड़काने का काम किया या भड़काने की कोशिश करी, उनकी उस टाइम गिरफ्तारी सीरियस चार्जेस पर हुई है, जिसको मैं गलत नहीं मानती हूँ। एक उदाहरण आपने दिया कि वो जो 6 लड़कियां हिजाब के समर्थन में कर्नाटक में ये कर रही थी, उनसे आप प्यार से बात कर लेते। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि उनसे प्यार से बात करके समस्या का समाधान हो जाता, तो शायद आप उनको कोई नॉर्मल लड़कियां मान रही हैं, या आप शायद इसको कोई ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट मान रही हैं। शायद आप ये नहीं जानती हैं कि जो 6 लड़कियां कर्नाटक में हिजाब को लेकर लड़ने के लिए उतरी, उनमें जो 2 मेन पोस्टर गर्ल्स थी, एक का नाम था बीबी मुस्कान जैनब, उनके पिताजी हैं अब्दुल सुकूर, जो कि पीएफआई के लीडर हैं। मुस्कान जैनब के पिताजी अब्दुल सुकूर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन पीएफआई के लीडर हैं। दूसरी लड़की आलिया असादी, वो नजाद असादी करके एक पीएफआई के लीडर हैं, उनकी कजिन है। तो ना ही ये कोई आम मुसलमान लड़कियां हैं,
और ना ही ये सिर्फ एक नॉर्मल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट अपने कपड़े के लिए कर रही हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को सांप्रदायिकता की आग में धकेलने की कोशिश है। इसकी बात कर रही हैं पीएफआई की, जी मुस्कान, यही है। पीएफआई की एक स्टूडेंट विंग है सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ये उनकी पूरी सोची समझी साजिश है और पूरा प्लानिंग के तहत इस इशू को और इन लड़कियों को इस तरह से खड़ा किया गया है कि जैसे किसी ड्रेस कोड के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ भारत में कुछ हो रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि हर चीज में जामिया मिलिया इस्लामिया को या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों लाया जाता है। मैं आपको अपना उदाहरण देती हूँ, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा सबसे ज्यादा जो दिल दुखा था जब सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक नागरिकता कानून जो हर देश में होता है, भारत में भी है, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हम भारत में नागरिकता देने में कुछ थोड़ी सी मदद करेंगे। थोड़ी सी, आई थिंक कुछ सालों का उन्हें बस रिलीफ दिया जा रहा था, कोई बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ उनके लिए कुछ तभी भी नहीं हो रहा था। लेकिन उस पे भी भारत में एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी गई कि मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देंगे, जबकि मुसलमान शब्द भी, मेरी बीच में आप काट रही हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है, अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कैसे हो सकता है। उसमें हम अपने पड़ोसी मुल्कों की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, क्योंकि वो पड़ोसी मुल्क इस्लामिक स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो वहां पर माइनॉरिटीज डेफिनेटली मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है, वहां पे मुसलमान मेजॉरिटी है। तो वहां पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, वहां पे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, खास तौर से हिंदू बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, हम इस चीज से अनजान नहीं है रजिया जी। अगर भारत होने के नाते हम उनको कुछ एक रिलीफ दे रहे थे, तो उसमें ये प्रोटेस्ट खड़ा करा गया कि मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ना तो मुसलमान से कोई लेना देना था, ना इस्लाम से कोई लेना देना था, एक सिटीजनशिप लॉ, और हम किसी परसिक्यूटेड लोगों को मदद कर रहे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया में नारे लगे सीएए के प्रोटेस्ट में, नागरिकता कानून के विरोध में जामिया मिलिया में नारे लगे, तेरा मेरा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर अपने गाल पर वो एक जो स्वास्तिक, जो भारतीय संस्कृति में बहुत एक सम्मान पूर्वक एक चिन्ह माना जाता है, स्वास्तिक बना के फक हिंदुत्व, जामिया मिलिया इस्लामिया के पढ़े लिखे पीएचडी स्कॉलर्स बच्चे ये हरकत कर रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगे, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। तो आप ये बताइए कि आप, चाहे वो चंद लोग हैं, मैं फिर भी ये नहीं कहूंगी कि जामिया मिलिया में पढ़ने वाले सारे बच्चे ऐसे हैं या फिर एएमयू में पढ़ने वाले सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उन संस्थानों से निकले हुए कुछ बच्चे ही तो वो ब्लैक स्पॉट अपने संस्थानों पर लगा रहे हैं। तो क्यों ना उनके बारे में बात हो। भाई, कानून हर देश में होता है, हमारे देश में भी है, अमेंडमेंट हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी हो रहे हैं। प्रॉपर पार्लियामेंट के थ्रू पास हुए कानून का इस तरह का विरोध, या आप सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं, आप अल्लाह को बीच में ला रहे हैं, आप इस्लाम को, पैगंबर मोहम्मद को बीच में ला रहे हैं, तो फिर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होंगे। तो देखिए, इन सारी चीजों को रजिया जी अगर हम इन टोटलिटी देखें, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें डिटैच्ड होकर भारतीय संस्कृति में वेदांत, आई एम नॉट श्योर आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वेदांत में एक बड़ी अच्छी चीज बताई जाती है, साक्षी भाव, यानी कि एज अ विटनेस देखिए सिचुएशन को। अगर हम किसी परिस्थिति को देख रहे हैं, मुसलमान बन के मत देखिए, आप रजिया जी नहीं है, मैं सुबुही नहीं हूँ, हम एक, जो भी भूल जाइए हमारा जो भी संप्रदाय है, हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे देश में ये हो रहा है, किसी एक मजहब के नाम पर हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल करवा रहे हैं या वो मजहब के झूठे ठेकेदार करवा रहे हैं, चाहे वो इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग करवा रहे हैं, जो भी करवा रहा है, लेकिन किसी रिलीजन को मिसयूज करके हमारे देश में वो हो रहा है। क्या वो सही है, क्या वो गलत? अगर हम साक्षी भाव से देखेंगे बिना अटैच हुए, तो हमें सिचुएशन पूरी क्लियरली दिखाई दे जाएगी। इतना मैं आपको बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। देखिए रजिया जी, एक मैं उदाहरण और आपको देती हूँ। देखिए, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान बन गया, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो बन के खत्म हो गया, अब आप उसकी बात क्यों करते हैं? इसको मैं जरूर कवर करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। खासतौर से मुसलमान बच्चों को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। इस्लामिक स्टेट कहीं भी ओवरनाइट नहीं बनती है कि आप रात को सोए और सुबह इस्लामिक स्टेट बन गई। उसकी
उसकी एक वैचारिक अनुकूलता होती है, यानी कि उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाते हैं, उसमें आपको आपके देश से धीरे धीरे तोड़ा जाता है। मैं आपको कुछ डेट्स बताती हूँ रजिया जी, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये डेट्स हैं, ये इतिहास है हमारे देश का। 1857 की क्रांति में, जो हम जानते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, द ग्रेट रेवोल्यूशन, उसमें हर भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय का भारतीय भारत पुत्र और पुत्री बन के भारत के लिए लड़ा। उसमें बहुत सारे मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट किया और हमने अपने देश के लिए दिल और जान लगा दी। उस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि जब तक ये लोग एक रहेंगे तब तक इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको बांटा नहीं जा सकता। और क्योंकि मुस्लिम वीर कौम होती है, फाइटर कौम होती है, मैं तो यूसुफजई पठान हूं, तो वॉरियर क्लैन होती है, हम सभी जानते हैं। तो मुसलमान को खास तौर से कि ये भारत के लिए ना लड़े, भारत के लिए सोल्जर्स ना बने, इनको भारत से तोड़ो। किस तरह से में तोड़ा गया, मैं आपको कुछ डेट्स बताती हूँ। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई, 67 में। उसके बाद धीरे धीरे ये बताया गया कि मुसलमान का खाना पीना अलग है, मुसलमान का कपड़ा पहनना ओढ़ना अलग है, मुसलमान की भाषा अलग है, मुसलमान का लाइफस्टाइल अलग है। कोई भी चीज जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है वो मुसलमान नहीं कर सकता। फतवा ब्रिगेड आ गई, अलग अलग तरह के फतवे दिए जाने लगे, अगर आप ये करोगे तो हराम है, आपको तो ऐसे ही करना है, आप ये करोगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे। इस तरह से एक मुसलमान बच्चे को भारत से सिस्टमैटिकली तोड़ा गया। फिर उनको बोला गया आपके शैक्षणिक संस्थान अलग होंगे जी, आप पढ़ो लिखोगे भी अलग इंस्टीट्यूशंस में। 1870s में आई थिंक एएमयू की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ। 1930 में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार हुआ। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस की मदद से। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें भारतीयों का मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड। एंड 1947 में भारत का विभाजन किस आधार पर? हमारे मजहब के आधार पर, हमारे मजहब के नाम पर, हमारे देश को तोड़ के एक इस्लामिक स्टेट बनाई गई। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं मुसलमानों से भी अपील करती हूँ कि अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान, मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। ईमान का क्या मतलब होता है? ईमान का मतलब होता है धर्म, और धर्म का क्या मतलब होता है? कर्तव्य पालन। किसी भी परिस्थिति में जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। तो अगर हम भारत में पैदा हुए और हमारे देश को हमारे मजहब के नाम पे तोड़ा जा रहा है या फिर तोड़ने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ बोलना मेरा धर्म नहीं है? क्या उसके खिलाफ बोलना मेरा ईमान नहीं है? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं रजिया जी जो भारत में आज भी पूजे जाते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान, इब्राहिम गार्दी, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गुलाम गौस खान, एपीजे कलाम, ऐसे लोग हैं जिनको, ऐसे मुसलमान जिनको सिर्फ सम्मान नहीं दिया जाता है, जिनको भारत में पूजा जाता है। झांसी की रानी, झांसी में मैं गई थी अभी अभियान में ही प्रवास करते हुए, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जी का जो किला है, किले के बाहर ही वो एक तोप लगी है, जो तोप केवल और केवल गुलाम गौस खान चला पाते थे। और रानी लक्ष्मीबाई तब तक बहुत अच्छे से लड़ रही थी जब तक उनके साथ गुलाम गौस खान थे। गुलाम गौस खान जब शहीद हुए अपने देश के लिए, उसके बाद झांसी की रानी को, रानी लक्ष्मीबाई को उनके अपने लोगों ने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, किले का दरवाजा अंदर से खोल दिया, जिसके बाद वो उनको अपने बच्चे को लेकर वहां से 80 फीट की ऊंचाई से, उनको छोटे से बच्चे को पीठ पे लेकर घोड़े से कूदकर भागना पड़ा। तो देखिए, ये मैं कभी नहीं कहती हूँ कि अच्छा इंसान या बुरा इंसान किसी मजहब, पंथ या जाति के हिसाब से होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जिस जाति, पंथ या मजहब के द्वारा कोई गलत काम हो रहा है, तो उसी जाति, पंथ या मजहब के बच्चे आगे आए और उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि ये हम देखते हैं। और एक उदाहरण मैं और देना चाहती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। एक आई थिंक वलीउल्लाह देलवी नाम के कोई रहे हैं भारत में। जी जी, मैं आपको वलीउल्लाह देलवी जी की मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। वलीउल्लाह देलवी जी को पता नहीं, कुछ लोग शायद अच्छा मानते होंगे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली को। ये रिटन, मैं आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रही हूँ। अहमद शाह अब्दाली उनकी चिट्ठी पर भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हम लोग हारे थे। एक मुसलमान ने चिट्ठी लिखकर मुसलमान को बुलाया भारत पे आक्रमण करने के लिए, हम वो जंग हारे,
लेकिन इसमें ये इतिहास भी है कि मराठाओं का जो उस टाइम पे जो आर्मी चीफ था, जो उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शहीद हुआ, उसका नाम था इब्राहिम गारदी। तो ये भारत का इतिहास हमेशा से रहा है कि इस्लामिक स्टेट वाले मुसलमान भी हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं। रजिया जी देखिए मैंने पॉजिटिव भी एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको एक सेकेंड रजिया जी, एक सेकेंड, मैंने आपको पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दिया। मैंने आपको ये कहा कि इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट बनाने वाले मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए अपनी मातृभूमि के लिए वाले भी तो मौजूद हैं। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप फिर ऑफेंड हो गई। ऐसे बच्चों की तरह बात नहीं हो सकती रजिया जी। नहीं, बच्चों की तरह वी कैन नॉट टॉक लाइक किड्स, वी कैन नॉट टॉक लाइक किड्स। जब मैं आपको क्यों, क्या मैं आपको दूसरा इब्राहिम गारदी का उदाहरण नहीं दे रही? क्या मैंने आपको अशफाकुल्ला खान, इब्राहिम गारदी, ब्रिगेडियर उस्मान, एपीजे गुलाम, ये नाम मैंने आपको नहीं सुनाए? मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अच्छे मुसलमान भी हैं। आप पूरी बात नहीं सुन रही हैं, आप ऑफेंड पहले हो रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे मुसलमान भी हैं जो उन इस्लामिक स्टेट वालों से लड़ते हुए इस भारत के लिए शहीद हुए। इब्राहिम गारदी, तो ये हमें तय करना है, हमें ये तय करना है। एक सेकेंड, मैं आपको ये बोल रही हूँ, मैंने आपको सबका पूरा विद एग्जाम्पल जवाब दिया। मैंने आपकी एक एक बात का विद एग्जाम्पल जवाब दिया। हमें ये तय करना है कि हमें इब्राहिम गारदी बनना है या हमें अहमद शाह अब्दाली बनना है। ना हमें ये तय करना है, ना हमें ये बनना है, हमें इंडियन बनना है। अगर आज आई डोंट केयर व्हाट हैपेंड बिफोर 1857, मैं वहां नहीं थी। मुसलमानों ने गलतियां की, बहुत की है, नो डाउट अबाउट इट। हिंदुस्तान से जाने वाले जो ट्रांसफर हुआ था, मतलब हिंदू सिख इंडिया आए और हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एक तरफ के लोग मरे, दूसरी तरफ के लोग भी मरे उसमें। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ थाउजेंड्स हिंदुस्तानी मरे, नहीं, हिंदू मरे या सिख मरे, नहीं, मुसलमान भी मरे हैं उसमें। तो मैंने आपको बहुत शुरू में ये वाली बात कही थी बीवी के हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है, अगर सिद्दीक कप्पन को ये कहकर कि ये वहां से आया था, ओगलवादी था, बोगलवाद, मेरे को तो हिंदी के ये वाले लफ्ज निकलते भी नहीं है, हालांकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इस पे इल्जाम लगाकर के भाई ये हिंदुस्तान को बांटना चाह रहा था, एक लड़की के रेप को कवर करने जा रहा है वो अपने न्यूज के लिए, उस पर इल्जाम लगा के आपने उसको बंद कर दिया। और यहाँ पर आप मुझसे कह रहे हैं कि अरे भाई योगी जी खुद कह रहे हैं। ये आप कब की बात बता रही हैं? ये आप कब की बात बता रही हैं? मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखिए ना तो मैं लिंक भेजूंगी और इस वीडियो के साथ लिंक लगा दूंगी। मैंने जितनी बातें आपसे की हैं, मैं इस वीडियो के साथ उनके लिंक भेजूंगी आपको। और अगर लिंक नहीं है तो मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं उन डाउनलोडेड वीडियोस को इसमें ऐड कर दूंगी और आपको भी भेज दूंगी। जब हम ये कह रहे हैं अब बजरंग दल के लड़के आन के जामिया मिलिया इस्लामिया पे स्टूडेंट्स को मारेंगे, तो आपको क्या लगता है बीबी, आप चींटी के ऊपर भी अगर पैर पड़ जाए ना तो वो भी पलट के काट लेती है, नन्ही सी जान होती है जो नजर भी नहीं आती। और यहाँ मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ वही चीज आ रही है। हम जहां से हमने बात शुरू की थी, एट द एंड हम वही आ गए कि मुसलमान ही गलत है, उसी में ही गलतियां हैं। ओके, अरे ये देखिए यही बात होती है, नहीं, मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन में ऐसा बना सकते हैं। आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया कि जब ट्रिपल तलाक का कानून बन सकता है तो मैंने आपको जवाब दिया कि वो 6 लड़की है। मैंने आपको जवाब दिया कि वो 6 लड़की है। मैंने आपको जवाब दिया कि उन 6 लड़कियों में से ये बच्चियां हैं, मैंने आपको बताया ये 6 बच्चियां हैं जिन्होंने ये फाइट शुरू की थी, और इनमें से कोई भी मुस्कान नहीं है, और ये इनमें से कोई बुर्का नहीं ओढ़े हुए हैं। प्रोवोक किया जा रहा है पॉलिटिकली। अब मैं आती हूँ पॉलिटिक्स पर, क्योंकि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली इसको प्रोवोक करके मुसलमानों को तो धज्जियां भी कर दो। आज हिंदुस्तान के मुसलमान आबादी जो हमारी शायद फर्स्ट लार्जेस्ट आबादी है, पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, उसमें 40% जो विमेन है वो अनएजुकेटेड हैं। तो 36 लड़कियों के लिए आप ट्रिपल कानून बना रहे हैं और
40% आबादी को आप जो है सड़कों पे उतारने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं। अब आपसे ये किसने कहा कि 40% आबादी सड़कों पर उतर रही है? नहीं, कोशिश करी गई उतारने की, मैं कह रही हूँ 40%। प्लीज समझो, मैं कह रही हूँ जब 36 लड़कियों के लिए ट्रिपल कानून बन सकता है तो 40% मुस्लिम आबादी की जो लड़कियां हैं, 40% वुमेन आज अनएजुकेटेड हैं, उनके लिए कानून क्यों नहीं? उनको लड़ाने के लिए पॉलिटिक्स क्यों घुस गई इसमें? ये लड़कियों ने जब शुरू किया था बीबी, इनमें कोई भी मुस्कान नहीं है। देखो, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, इनमें से कोई भी मुस्कान नहीं है। और ये ड्रेस में है, हाँ हिजाब है, इनके सर पे हिजाब है, इनमें कोई बुर्का नहीं ओढ़े। ये वो लड़कियां थी जिन्होंने शुरू किया था। तो मतलब आप क्या चाह रही हैं कि इन 6 के लिए, आप क्या चाह रही हैं कि इन 6 के लिए क्या आता? इन 6 के लिए ऐसे ही कानून आ जाता उसी वक्त जब आप ये कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है मुसलमान? 36 रजिया जी एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, एक सेकेंड। माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है, मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए कितनी पॉलिसीज आई हैं, कितनी योजनाएं आई हैं माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स में, वो सब आपको नहीं दिखाई देगा। आप ये बोल रही है मदरसे बंद करने की बात हो रही है, यहाँ पर मदरसा मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है कि मुसलमान बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और एक हाथ में कुरान होना चाहिए, ये बात हो रही है। तो देखिए इस तरह की बातें, रजिया जी देखिए, आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है। आप एक राजनीतिक दल का विरोध कर सकती हैं कि भाई मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, या मुझे मोदी जी पसंद नहीं है, या मुझे योगी जी पसंद नहीं है, लेकिन कम से कम जो काम, एक सेकेंड, लेकिन अगर कोई काम, कोई चीज माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हो रही है तो उसको भी मानने से आप इनकार कर रही हैं कि आप सबका साथ सबका विकास। आप कह रही हैं मैं पॉलिटिकल नहीं हो रही हूं, और आप भारतीय जनता पार्टी का नारा बोल रही हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उन्हीं का नारा है। देखिए रजिया जी, ना तो मैं बीजेपी का पार्ट हूं, ठीक है, लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। मेरे देश में आई एम नॉट ऑन एनी, नो आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी, आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी, I am not part of BJP. First, get your facts verified, ma'am. Okay. I am not part of BJP. I am not part of any political party whatsoever. Okay. मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मैं कबीर फाउंडेशन की संस्थापक हूँ, और मैं राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में चला रही हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर कहीं मुसलमान के साथ गलत हो रहा है उसको गलत बोलिए, और अगर कहीं मुसलमान गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलिए। जैसे मैंने आपको इब्राहिम गादी का उदाहरण दिया, वो तो आप मान लेंगी कि हाँ नहीं राष्ट्रवादी मुसलमान, एक सेकेंड, लेकिन अगर कोई देशद्रोही मुसलमान है तो आप उसको क्यों नहीं मानेंगी? अगर देशद्रोही है तो देशद्रोही हो, क्या उसको मुसलमान होने की वजह से उसके साथ खून माफ कर दें, या उसका अपीजमेंट करें कि नहीं तुम मुसलमानों, हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। तो फिर आपको ये कैसे मुमकिन है कि आपको ना मालूम हो कि यतीम नसीमानंद और उनके पूरे ग्रुप ने क्या कुछ उनको जेल गई, उनको जेल हुई, उनको फौरन पुलिस ने उठाया, उनको जेल हुई, और किसने उनको छोड़ा? याद आता है या जो एक ये लड़का है आपका खालिद, उमर खालिद, वो आज तक 3 साल से जेल। उमर खालिद, एक सेकंड रजिया जी, अभी तक तो मुझे आप इग्नोरेंट लग रही थी। उमर खालिद को आप सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि उसका नाम उमर खालिद है। क्या आप जानती हैं कि उमर खालिद पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहा था? क्या आप जानती हैं कि उमर खालिद उस वीडियो को, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह। अरे देखिए, मैं ऐसे नहीं रजिया जी, अगर आप इस तरह के एक्टिविस्ट को ग्लोरीफाई करेंगी, नहीं, अगर ये गलत है तो फिर सब गलत, नहीं, अगर ये गलत है तो फिर सब गलत है। यहाँ पर संवाद, एक हम ओपन डायलॉग करने के लिए बैठे थे कि हम एज इंडियन सिटीजन्स ये माने कि हाँ भाई ये अच्छा हो रहा है, ये खराब हो रहा है। आप वन साइडेड हो रही हैं। मैं तो आपको राष्ट्रवादी मुसलमानों के भी नाम बता रही हूँ, लेकिन आप देशद्रोही मुसलमानों को देशद्रोही मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, जो है वो है। आप मुझे ये
ये बता दो, आप देशद्रोही की बात कर रही हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस वक्त कोरोना फैल रहा था और कोरोना जहाज शुरू हुआ है पूरे जमाम उसमें, और 128 लोगों को जेल में डाल दिया गया कोरोना जहाज पे, देखो ये थूक रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो ये ना शोर था, हर आदमी उसके लिए शोर कर रहा था। जब 6 महीने 8 महीने के बाद उनको अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो बीबी आप ये बताओ कैसे कह रही हो कि मैं वन साइडेड हो रही हूँ? अदालत अगर वो उससे बरी बत करे तो 8 महीने की उनकी फैमिलियों ने जो सफर किया और उनकी 128 लोगों के ऊपर आपने यूपीए डाल के और उनको उसमें बंद कर दिया, जेल में रखा उनको, उसके बाद अदालत कह रही है कि नहीं ये सब इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो जब वो बाइज्जत बरी होगा 8 महीने की सफरिंग को कौन पे करेगा? रजिया जी, आपको शायद आपके सवाल का जवाब शायद एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ आए, अगर आप साक्षी भाव से मेरी बात समझे। बटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था, बटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था, उस पर ये हो हल्ला हुआ कि जी मुसलमान लड़कों को गलत मार दिया। जिस पुलिस वाले ने वो एनकाउंटर किया था 18 साल वो केस चला, आप 8 महीने की बात कर रही हैं। 18 साल उस पुलिस अधिकारी के घर वालों को वो प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि हाँ इनके पति ने या इनके पिता ने या इनके भाई ने गलत एनकाउंटर कर दिया, मुसलमानों को गलत मार दिया। 18 साल के बाद पता चला कि हाँ वो एनकाउंटर सही था, वो आतंकवादी थे। आफ्टर 18 डैम इयर्स, 18 साल उस पुलिस अधिकारी के घर वालों ने जो प्रताड़ना झेली वो प्रताड़ना नहीं थी, लेकिन बिल्कुल थी। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूं कि आपको वो 8 महीने इतना बड़ा सब्जेक्ट दिख जाता है, लेकिन आपको वो 18 साल पे कोई बात नहीं करता। अगर एक और उदाहरण देती हूँ आपको, एक और उदाहरण देती हूँ। भारत में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, 130 करोड़ प्लस। 130 करोड़ पॉपुलेशन में अगर 2 मुसलमान बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाता है, अगर उनको कोई धक्का भी दे देता है, हालांकि मैं मानती हूँ कि वो गलत है, अपराध है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर 130 करोड़ में से 2 मुसलमान बच्चों के साथ कोई अपराध हो जाता है तो क्या नैरेटिव बनाते हैं? भारत को लिंचिस्तान बोलने लगते हैं। मुसलमान के साथ लिंचिंग हो रही है, यही शब्द देते हैं ना, भारत में मुसलमान के साथ लिंचिंग हो रही है। उस भारत में जो हर विचारधारा को, हर विभिन्नता को उत्सव की तरह मनाता है, उस भारत में जिसमें सारे, इवन इस्लामिक स्टेट में मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है जितना भारत में है, उस भारत में जो आपको आपके नॉर्मल ह्यूमन राइट्स, आपके दुनिया जान के राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आपके रिलीजियस राइट्स, सब कुछ पूरी स्वतंत्रता देता है, हर तरह की आजादी। 135 करोड़ में 2 मुसलमान बच्चों के अपराध अगर आप परसेंटेज में निकालने लगे ना तो परसेंटेज भी नहीं निकलेगी, इतना छोटा नंबर, उस पे आप लिंचिस्तान देश को बोल देते हैं। और अभी मैं आपको क्या गिनती गिनवाऊं कि कितने हिंदू भाइयों का, बहनों का मर्डर पिछले 6 महीने में भारत में लिंचिंग हो चुकी है। कम से कम 20 नाम मैं आपको अभी यहीं बैठे बैठे गिनवा सकती हूँ, 25 नाम, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बात हम ये कर रहे हैं कि भारत में मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। मतलब जो हिंदुओं को आप मार भी दे, काट भी दे, इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, जैश ए मोहम्मद के नाम पर, लश्कर तौयबा के नाम पर, अलकायदा के नाम पर, और डिबेट इस बात पे हो रही है कि मुसलमान के साथ भारत में बुरा हो रहा है। देखो पहली चीज तो ये मैं नहीं मानूंगी कि मुसलमान को हर अधिकार दिया जा रहा है। अच्छा रजिया जी एक सेकंड, रजिया जी नहीं, हर सिटीजन को अधिकार दिया जा रहा है। अरे हर सिटीजन को, गलत है, हर सिटीजन को नहीं, क्यों गलत है? सबसे अच्छे रहते हैं दुनिया में, रजिया जी क्यों गलत है? क्यों गलत है? पहले मातृभूमि है, बाद में बच्चे हैं, हर बच्चे को अधिकार दिया जा रहा है। हाँ, तो हर बच्चे को दिया जा रहा है, तो फिर क्यों हिंदू हो गए कि मुसलमान को दिया? अरे अथॉरिटी हिंदू कैसे हो गई? आप पढ़ी लिखी मुसलमानों की ऐसी बात कर रही हैं? कौन कह रहा है अथॉरिटी हिंदू हो गई? अथॉरिटी देश है, अथॉरिटी देश है, अथॉरिटी देश है, अथॉरिटी देश है। आप कह रही है 2 लिंचिंग, 156 लिंचिंग हुई है उसे गाय के नाम पर, 156। रजिया जी आपसे मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आप मुझे 156 नाम वो भेजिए, मैं भेजूंगी आपको लिस्ट, और अगर 5 नाम, और अगर 5 नाम भी लगाऊंगी जितने हुए, और अगर आपको 5 नाम भी याद हो उन मुसलमानों के जिनके साथ लिंचिंग हुई है भारत में गाय के नाम पर, मुझे 5 नाम गिनवा दीजिए। खालिद क्या नाम है उनका, जिनको जो सबसे पहले हुई थी इखलाक हुई थी, बोलिए और बोलिए, 5 नाम याद दिलवाइए। नाम मैंने नाम मतलब मैंने, एक सेकंड रजिया जी, चलिए आप ढूंढ के सुनिए, आप ढूंढ के नहीं, मैं लिख कर नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं डिबेट्स पे रोज बैठती हूँ, तो मेरे टिप्स पे सारी चीजें होती हैं। मैं कुछ लिख कर नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे
सब्जेक्ट ही नहीं पता था कि क्या हाँ, है आज के टॉपिक हाँ, का। पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग होती है, दिल्ली में कांस्टेबल रतनलाल की लिंचिंग होती है, एक आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की लिंचिंग होती है, उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की लिंचिंग होती है, विकास यादव, बंगाल में बंधु प्रकाश पाल, उनका 6 साल का बच्चा, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, पेट में 8 महीने का बच्चा, पूरे परिवार की लिंचिंग होती है। गंगा राम सिंह चौहान, भरत यादव, विष्णु गोस्वामी, ध्रुव त्यागी, वी रामलिंगम, सुबोध सिंह, अविनाश सक्सेना, भावेश कोहली, अमित गौतम, मधु चिंडकी, अंकित सक्सेना, चंदन गुप्ता, रविंद्र कुमार, रिया गौतम, योगेश कुमार, डॉक्टर पंकज नारंग, प्रशांत पुजारी। ये मैं आपको वो नाम बता रही हूँ जो मुझे अभी टिप्स पर मेरे सामने है। क्योंकि आप जाती है ना, मैंने आपको बोला कि मैं कुछ भी लेके बैठी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ एंड टेक माय वर्ड्स कि मैं उन सारे नाम जो गाय के नाम पर लिंचिंग हुई है मैं इस वीडियो में चलाऊंगी, और आपको तो चेक करूंगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ भी लेके नहीं बैठी, खाली हाथ बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो रजिया जी जो नाम, एक सेकेंड रजिया जी, एक सेकेंड, जो मैंने आपको 25 नाम गिनवाए, मैंने आपको भी बोला कि अगर 2 मुसलमान बच्चों के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो गलत है, मैं मानती हूँ कि गलत है, लेकिन मैं देश को लिंचिस्तान नहीं बोलूंगी, क्योंकि भारत की नेशनल एंथम ऐसे नहीं बनती है, ठीक है। और ये जो 25 लोगों के नाम मैंने आपको गिनवाए, कम से कम एक बार आपको सच्चे दिल से कम ये कंडेम तो करना चाहिए था कि हाँ, इन हिंदुओं की लिंचिंग भी कराते हैं जो मुसलमान कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के नाम पर अगर आतंकवाद चल रहा है या किसी को भी मारा जा रहा है तो वो गलत है। आतंकवाद नहीं चल रहा है, आप ये कहना चाह रही हैं जैश ए मोहम्मद, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहा है जैश ए मोहम्मद। आई बिल्कुल 100% मैं कंडेम नहीं करती, मैं तो चाहती हूँ कि उनको खत्म कर दिया जाए, उनको देश से निकाला कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी आतंकवादी देश में रहने के काबिल है ही नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ मुसलमान को कहना आप बजरंग दल को निकालेंगी, क्यों नहीं बजरंग दल आपको, क्यों नहीं निकलेगा विश्व हिंदू परिषद, क्यों नहीं निकलेगा, क्या नाम है, ये जो जितने भी लोगों ने, एक बजरंग दल को कहीं से उठा दिया जाता है, वहां पे अगर बजरंग दल के खिलाफ बात हो गई तो कोई एक और नई संगठन उठ जाकर खड़ा हो जाता है, वो उसका अगर कोई फेल पकड़ा जाता है तो कोई तीसरा खड़ा हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमानों में कमियां नहीं है, 100% है। दो सूरतें हैं उनके सामने, या तो वो खुद को सुधार लें या हिंदुस्तान को छोड़ दें, दैट्स माय व्यू। या तो वो खुद को सुधार लें, हिंदुस्तानी बन जाएं, या हिंदुस्तान से निकल जाएं। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन फिर ये 2 चीजें मैं सबके लिए करूंगी। मैं ये नहीं करूंगी कि जैश ए मोहम्मद कर रहा है तो वो हिंदुस्तान से चला जाए और बजरंग दल चाहे जो कुछ करता रहे, विश्व हिंदू परिषद चाहे कुछ करता रहे, रजिया जी एक बात कुछ भी करती रहे। एक सेकेंड, ये तो कुछ संगठनों के नाम तो खैर आप शायद अननोइंगली ले रही हैं, आप शायद उनके बारे में बहुत कुछ जानती नहीं है, लेकिन मैं उस डिटेल में जाए बिना आपको एक बात ये बताती हूँ। जब मैंने आपको बोला कि हम राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक प्रवास कर रहे हैं, उस अभियान में हम जब एंटी नेशनल फोर्सेस की बात करते हैं, हम उसमें मेन जागरण यही कर रहे हैं कि भारत में कौन कौन सी भारत विरोधी मानसिकताएं काम कर रही हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ 7 एंटी नेशनल फोर्स, ये कोई नहीं कह रहा कि सिर्फ जिहादी ही भारत के खिलाफ है, ये कोई नहीं कह रहा, कम से कम मैं तो कतई नहीं कह रही हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल उठ रही है, मेरी आवाज बिल्कुल उठ रही है, नहीं होती उतनी जितनी रजिया जी हो रहा है। रजिया जी, मैं दिन रात सुबह शाम उस चीज को महसूस करती हूँ। मुझे अपने देश में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरे देश के अलग अलग प्रदेश हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो, गांव हो, या वो मेरे देश का समाज हो, मैं जानती हूँ कि मेरी बात को कितनी अहमियत दी जाती है, मैं जानती हूँ कि मुझे कितना सम्मान मिलता है, मैं कितनी सुरक्षित हूँ, कितनी सम्मानित हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं, सक्रिय तौर पे काम कर रही हैं। पहली वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, दूसरे अलगाववादी और आतंकवादी संगठन जो किसी भी मजहब को उठा के उसके बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं। ये भी प्राइमरीली 2 चल रहे हैं भारत में, एक इस्लाम संप्रदाय के बच्चों को इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक खालसा पंथ के बच्चों को खालिस्तान बनाने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये जरूर बोलते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हैं, लेकिन इस्लाम के नहीं।
हम खालिस्तान के खिलाफ हैं लेकिन खालसा पंथ के नहीं। तीसरे बौद्धिक आतंकवादी जो हमारे भारत के बच्चों को भारत से तोड़ते हैं। चौथे इंटरनेशनल पावर्स हैं, अंतरराष्ट्रीय ताकतें हैं। पांचवे विधर्मी राजनीतिक दल हैं जो भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करते हैं। छठे कन्वर्जन माफिया हैं, फॉरेन फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर के पैसों पे पल रही मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरे कन्वर्जन यहाँ पे भारत में कर रही हैं। किसी आदिवासी बेल्ट में जाती हैं, एक हाथ से 2 रोटी देती हैं, दूसरे हाथ से गले में क्रॉस डाल देती हैं। देन एक कॉर्पोरेट माफिया है। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत में एक्टिवली काम कर रही हैं और हम सब लोगों को भाषा, आपके साथ हूँ, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय से ऊपर उठ के भारतीय बन के एक फियर्स नेशनलिज्म के साथ हमें इन 7 ताकतों के साथ लड़ना है। बिल्कुल लड़ना है। मैं तैयार हूँ, मैं तो आपको ऑफर कर रही हूँ कि मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। और ये मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं आपको सारी लिस्ट दे दूंगी, ये मेरी लिस्ट आ गई सामने। मैंने आप मुझे बिल्कुल भेजिएगा। जी जी जी, आपके व्हाट्सएप पे मैंने अभी फॉरवर्ड किया है, जो मैं कह रही हूँ कि 150 लोगों की लिंचिंग हुई है गांव के नाम पर अननेसेसरीली। बाद में पता चला कि वो नहीं था। और ये जो गांव तस्करी का जो पूरा सेल है, अगर आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना पॉलिटिसाइज है। तो ऊपर की देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं रिसर्चर हूँ, आई डिड माय रजिया जी देखिए, रिसर्च के कोई काम नहीं करती हूँ, हवा में बात नहीं करूंगी। मैंने आपको ये रजिया जी, मैं वीडियो में भी लगाऊंगी ये। मैं नहीं, आप बिल्कुल वीडियो में लगाइए, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। आपने 3-4 बार हिंदू राष्ट्र की बात करी। बिल्कुल मैंने पूरी वीडियो में उस विषय को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही थी मैं उसी पे जवाब देना चाहती थी। और मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन का हम ये लास्ट टॉपिक रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब हम बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, मैं भी कहती हूँ माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। आपके सामने भी मैं दोबारा कहूंगी, माय नेम इज खान एंड आई एम अ प्राउड हिंदू। क्योंकि हिंदू इज नॉट, फिर आप बीच में मत काटिए, हिंदू इज नॉट अ रिलीजन। हिंदू कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है। हिंदू एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सभ्यात्मक पहचान है। हिंदू इज अ कल्चरल एंड अ सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। जैसे रशिया में पैदा होने वाले रशियंस, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू। नो प्रॉब्लम। यस। तो हम जब हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो हमारा कहने का केवल ये मतलब होता है कि इट्स अ नेशनल आइडेंटिटी, कि हम पूरे विश्व में अगर धरती के इस टुकड़े पर पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हैं। चाहे हमारी कोई भी भाषा हो, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी संप्रदाय हो। और मुझे हिंदू होने के लिए इस्लाम छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो जब ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, मैंने 7 भारत विरोधी मानसिकता में एक बौद्धिक आतंकवादी आपको बोले, वो बौद्धिक आतंकवादी वही होते हैं जो हमें पंथ और संस्कृति यानी मजहब, रिलीजन और संस्कृति में कंफ्यूज करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो गई तो जी मुसलमानों को निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। जब हिंदू कोई रिलीजन ही नहीं है, मैंने आपको बताया कश्मीर, आपको नहीं बताया शायद, मैंने किसी और वीडियो में शायद किसी से जिक्र हो रहा था कि हिंदू संस्कृति में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हजारों देवी देवता पूजे जाते हैं। कोई एक पूजा पद्धति तो नहीं है हमारे देश में। जहां भी आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, आप बंगाल जाइए, केरल जाइए, कहीं गुजरात जाइए, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, रिचुअल सब जगह के अलग अलग है। भगवान को पूजने के तरीके अलग अलग हैं। जिस देश में करोड़ों कोटि देवी देवता पूजे जाते हो, वहां पे 2, 4, 5 और हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भारत में कभी भी रिलीजन की, पूजा पद्धति की, आराध्य की लड़ाई रही नहीं है। लड़ाई या आक्रोश यहाँ पे सिर्फ इस चीज का हो रहा है कि जो भी हमारे देश के खिलाफ जो मानसिकताएं काम कर रही हैं, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना है, बिना ऑफेंड हुए। अगर मेरे मजहब का कोई व्यक्ति मेरे देश के साथ गलत कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ खड़े होने की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी है। बाद में किसी दूसरे समाज का व्यक्ति आएगा, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके खिलाफ खड़ा होना। तो इतना ही मैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर भी आपसे कहना चाहती थी। और हिंदू एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, शायद आप समझती भी होंगी, कि भारत में भगवान का कॉन्सेप्ट समझती हैं आप? भगवान यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर,
हम लोग प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं। हमारी जितनी भी प्रैक्टिसेस है सब प्रकृति से रिलेटेड है। हमें जो देवी देवताओं के वाहन जीव जंतु बताए जाते हैं, या ये बताया जाता है श्री कृष्ण के साथ गाय है, शिव जी के साथ सांप है, या माता के साथ शेर है, या गणेश जी के साथ चूहा है, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एक प्रकृति है और इसमें हम सबको साथ में कोएग्जिस्ट करना है, वी हैव टू लिव टुगेदर। तो ये एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग, प्रकृति वाली फीलिंग कि हम सब प्रकृति का पार्ट है। हमें वेदों में बताया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म मेरे अंदर विराजमान है। हम आत्मा परमात्मा में भी फर्क ना करने वाली संस्कृति है। तो कहाँ हम लोगों को मजहब में और जातियों में और भाषा में और क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। जब हमारे सबसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट का सबसे बड़ा मेंबर योगी जी ये कहते हैं कि इनकी कब्रों से निकाल के इनकी लड़कियों को रेप किया जाए, तब सुबह कहाँ होती हैं? जब ये रजिया जी एक सेकंड रजिया जी, नहीं, मैं एक सेकंड इस बात को देखिए, योगी जी का मैं पर्सनली बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने उनका काम करने का तरीका भी देखा है। नहीं, मैं आपको मेरी बात सुनिए, आपने उन्हीं के बारे में, वो करेंगे, मैं उसी कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि मैंने उनका वर्किंग स्टाइल भी देखा है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ पॉपुलेशन है, 23 करोड़। उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। वो आदमी जो आप समझती हैं कि चीफ मिनिस्टर किसी भी प्रदेश का एब्सोल्यूट पावर होती है, काफी हद तक एब्सोल्यूट पावर होती है, अगर वो व्यक्ति किसी संप्रदाय के खिलाफ होता, एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में 2017 से लेके अब तक नहीं हुआ है, जो कि अब से पहले की सरकारों में। अभी से बता देती हूँ। अब देखिए फिर अजम्पशन मैं अलीगढ़ से आ रही हूँ, मैं अलीगढ़ जो है ना, दंगों का गढ़ है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अगर दंगा होगा, अलीगढ़ सेकंड होता है जहां दंगा शुरू हो जाता है। तो ये अजम्पशन, ये मैं एक चीज जो है मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है आज, कि सुबह ही जो है वो फैक्ट जो है वो भी सिर्फ ऊपर लेवल के देख रही हैं, सुबह ही अंदर नहीं जा रही हैं कि फैक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है। तो जब तक किस चीज से अब ये देखिए, आप मुझे सर्टिफिकेट भी देखिए रजिया जी, आपने मुझे सर्टिफिकेट भी देना शुरू कर दिया। नहीं दिया, मैंने कहा मैं सर्टिफिकेट कोई, मैं हूँ द हेल आई एम टू गिव सर्टिफिकेट टू एनीबॉडी। लेकिन मैं ये जरूर उम्मीद कर रही थी आज कि हम फैक्ट पर ऑनेस्ट बात करेंगे, पर हमारी ऑनेस्ट बात हुई नहीं। मुझे लगता है हमें एक और डिबेट करनी चाहिए, एक बार और बैठेंगे। देखिए रजिया जी, कई बार ये होता है कि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखाई देता है। अगर एक ग्लास आधा भरा हुआ है और कोई व्यक्ति देखेगा कि वो आधा भरा है, और कोई व्यक्ति इसी बात पे अड़ा रहेगा कि वो आधा खाली है, तो वो एक अनएंडिंग डिबेट हो जाएगी। मैंने हर विषय पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको जवाब देने की कोशिश करी है। मैंने कोई भी विषय ऐसा छोड़ा नहीं जो मुझे लगा कि शायद हमें करना चाहिए और डिस्कस नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप ये मानकर बैठी हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, नहीं, आप ये मानकर बैठी हैं कि नहीं योगी जी मुसलमान के खिलाफ हैं। रजिया जी एक सेकेंड, आपने मुझे बताया आप 30 साल से भारत से बाहर हैं, ठीक है। मैं भारत में भी रह रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में भी रह रही हूँ। आपने हाथरस का मुझे उदाहरण दिया, मैं हाथरस प्रकरण में पूरा हाथरस और उत्तर प्रदेश का पूरा प्रवास, राज जागरण अभियान में हम तकरीबन पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग स्थितियों को बेहतर समझते हैं। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर 23 करोड़ जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि हैं। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव योगी जी के टाइम पर उत्तर प्रदेश में खासतौर से संप्रदाय के नाम पर नहीं हुआ है। एक अननेसेसरी डर, एक फियर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जी वो तो ये कर देंगे। अगर उनको करना होता तो 17 से लेके अब तक भी कुछ तो हुआ होता। नहीं करेंगे। अब आप कह रही हैं कि 10 मार्च के बाद होगा, तो पावर में है। जब पावर से नहीं होंगे तब करेंगे, और करते रहे। मैं कांग्रेस की भी नहीं हूँ, मैं समाजवादी की भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी हुकूमत आई दंगे होंगे, क्योंकि करता धरता यही है। अनफॉर्चुनेटली आप इस चीज को कभी बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मैं इस पर बहस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इट्स नॉट इजी एज एन इंडियन वहां रहकर
इस बात पर बहस करना या इस बात पर बात करना मुमकिन नहीं है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वो शेयर कर सकती हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ ना, देखिए रजिया जी, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस हो रहा है कि आप ये कह रही हैं कि एज एन इंडियन भारत में रहकर किसी बात पे बात करना मुमकिन नहीं है। हाँ, भारत नहीं में है, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं है। तो आई एम अगर होता सीरियसली तो इतने सरप्राइज्ड। सारे लोग, आई अगर एम होता आई एम तो इतनी सारी सरप्राइज्ड आवाजें दबा नहीं दी जाती। रजिया जी, आई आप एम बताइए सरप्राइज्ड कि अगर दीदी, आप आई एम मुझे बताओ, सरप्राइज्ड, सुनिए अर्नब मेरी बात गोस्वामी पर सुनिए। क्यों काम कांड नहीं हुआ? चलो रजिया जी, एक सेकेंड। मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि अगर पढ़ा लिखा मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जिसको भारत ने हर तरह से नवाजा है, भारत ठीक ने है, नवाजा वो भारत ने नवाजा क्या मतलब? हाँ, टेल मी क्या मतलब है भारत? आपके आपके आई इस बॉर्न इन इंडिया, मुझे नवाजा आपके इस अमेरिका ने। यहाँ आन के अमेरिका ने, अमेरिका इज अ गैर आपके कंट्री टू मी। एक सेकेंड ये मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। एक इंडिया मेरी सेकेंड कंट्री है यार। रजिया जी, आई एम सॉरी टू से बट आपकी ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आई एक्चुअली रिग्रेट कमिंग ऑन योर शो ओके, कि आप ये कह रही हैं कि मुझे भारत ने नहीं नवाजा, मुझे अमेरिका ने नवाजा है। हाँ, आपने शायद, ठीक है, एक सेकेंड, आपने शायद, आई डोंट नो, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ यू, बट एनी विच वेज मैं किसी भी तरह की ऐसी चीज को ना एंटरटेन कर सकती हूँ कि अगर हम किसी देश में पैदा हुए हैं जिस मिट्टी में हमारी जीन्स हैं, जेनेटिकली हमारी जीन्स, हमारा डीएनए उस धरती को बिलोंग करता है, उसी पे हमने सांस ली पहली, उसी मिट्टी में हम दफनाए जाएंगे अगर अपने देश में होंगे तो, और हम उसको सम्मान ना देकर सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज को देखकर ये बोले नहीं नहीं कि नहीं, मुझे आप मेरे देश ने नहीं नवाजा, मुझे किसी दूसरी कंट्री ने नवाजा है। आई एम सॉरी टू से बट आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्वर्सेशन एनीमोर। हाँ, इट वाज बिल्कुल नहीं एक्चुअली करें, अ क्योंकि आप प्लेजर, नहीं इट समझ वाज अ रही हैं इस प्लेजर। चीज को, नहीं किसी नहीं तरीके ठीक से है, भी थैंक समझने यू। को तैयार नहीं है। मैं, ये मेरा ठीक है घर है, ठीक है ना, ये नहीं मेरा नहीं घर है, ठीक है। ये मेरी तो चाय घर का है, ये मेरा पानी मतलब, है, ये घर का मेरे मतलब फैल ये है। नहीं है। तो ये मुझे नवाजा अच्छा, नहीं किया है, ये मेरा है। आप समझो इस बात को, ये सब तो मेरा ये है, यही ये सब चीज, मेरा यही मैं है। आपको, कौन नवाजेगा मुझे इसमें, मेरे घर में? रजिया जी, एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जो नहीं, चीज आपके पास है उसको आप फॉर ग्रांटेड लेकर सिर्फ अपना अधिकार जताना चाहते हैं कि ये मेरा है, उस इन सब चीजों के क्योंकि कारण जो मुझसे वो आपको छीना कंफर्ट जा रहा मिला है है। बीबी, आपको सुनिए, बीच में मुझसे मत छीना काटिए जा मेरी रहा है बात, वो। मेरी बात बीच में मत काटिए, आपने जो बोला है मेरा जवाब सुन लीजिए। भारत में ज्यादातर मुसलमानों की यही समस्या है कि वो सिर्फ अधिकार जताना चाहते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। ऑफ कोर्स मेरा है। अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अच्छा, संवैधानिक जैसे अधिकारों के साथ संवैधान, अगर मौलिक अधिकार होते हैं तो मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। बिल्कुल अगर होते आप हैं। बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा ये राइट है, ये राइट है, ये हाँ, राइट है, तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A भी है जो हाँ, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए हर नागरिक को लड़ने की बात करता है। सही है। अगर आपके देश को किसी एक कारण से तोड़ा जा रहा है और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उसके खिलाफ कुछ जागरण कर सकते हैं, उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, तो आप लड़िए। सिर्फ जरूर, अधिकार और फॉर बिल्कुल। ग्रांटेड लेना अपनी चीजों को, आपका ये कप, आपका ये कमरा, आपकी ये किताबें, आपका ये एटमॉस्फेयर, इसी कारण आपको वो सम्मान मिलता है कि आप अपना काम कर पाती हैं। अरे, इसी कारण आपको समाज में वो सम्मान मिलता है कि लोग आपको रिस्पेक्टफुली देखते होंगे कि हाँ, रजिया जी ये चैनल चलाती हैं। आप उन्हीं चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें ग्रांटेड कि नहीं ले नहीं, ये तो सकती मैं। मेरा है, ये तो मेरा है। देखिए देखो एक बात बताओ, एक मिनट सुनिए अभी सुनिए नहीं सुनिए, जाओगी, अभी रुको, मेरी नहीं बात नहीं नहीं सुनो। नहीं 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 रजिया जी, इट्स ऑलरेडी 1 AM हियर। हाँ, हमारी एग्जैक्टली, हाँ, हो गया है। हमारी 20-25, सुनिए मेरी बात, हमारी 20-25 मिनट की कॉन्वर्सेशन की बात हुई थी, अभी बहुत लेट हो गया है। हाँ, लेट हो अभी गया मैं है, लेकिन मैं फिलहाल इसको साइन इसको आउट, अभी, हाँ, अभी मैं बहुत इसको लेट हो खत्म गया कर है। रही हूँ। आई नो, आई नो। मेरे 2 मिनट पास मेरी बात सुनिए सुन मेरी लो। बात, आई हैव अ वेरी वेरी स्मॉल चाइल्ड, 4 साल का बेटा है, वो भी जाग रहा है। मैं अभी और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, फिर किसी और दिन इंशाल्लाह जब हमें टाइम सूट करेगा तो वी कैन कंटिन्यू अब विद आप द नहीं आओगी सेकंड मेरे पास, वर्जन मुझे ऑफ पता दिस। है, नहीं नहीं, लेकिन देखिए आप फिर अज्यूम, मुझे फिर मालूम है अजम्पशन, नहीं आओगी। अब अजम्पशन नहीं है रजिया ये। जी, ये रजिया जो जी, ये फिर जो चीजें अजम्पशन, हो रही है ना हमारे साथ, फिर वो हम फील अजम्पशन, कर रहे हैं, आप नहीं करोगी वो। रजिया जी, आप फिर आपके साथ नहीं हो अजम्पशन। रही तो आप नहीं करोगी, फिर मेरे साथ हो आपके रही, मैं साथ फील क्या करूंगी। क्या क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है आपके हाँ, साथ, तो क्या हो अब रहा है आप बताइए। मुझे बोलो ना, कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम्म, इंडिया में हम मुसलमान जो हैं वो सबसे ज्यादा
बेहतरीन रह रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमान सारी दुनिया के मुकाबले में। क्या मतलब है इस बात का? यार मेरी कंट्री है हिंदुस्तान में, आज मुसलमान सिवाय इसके इस बात पे बहुत शोर होता है कि मुसलमान आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी है, मदरसों में ये होता है, मदरसों में वो होता है, मुसलमान बुर्का ओढ़ती है, ये सड़कों पे नमाज पढ़ती है, बाबा जी का बड़े भाई का कुर्ता पहनती है, छोटे भाई का पजामा पहनते हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब इसी हिंदुस्तान से, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ मुसलमान की नहीं, जब इसी हिंदुस्तान से बड़े बड़े जो हमारे बिजनेसमैन घराने हैं वो जब चोरी करते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीस लेके भाग जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल अभी बिल्कुल होनी चाहिए। 23,000 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला बैंकों का, ये सारी जो पैसे की लेके भाग रहे हैं, इस पे कार्रवाई नहीं होती। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि 11 लोगों को नहीं बच सकता? नाक के नीचे से मिलियंस ऑफ रुपीस निकाल के ले गए और सारा कर्ज। आपको पता है ना आज के हिंदुस्तान में पर गरीब, पर पर्सन कितने का कर्जदार है? वो तो हम बात नहीं करते हैं। हमें बिल्कुल बात करते हैं। को मारो। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको कि मैं अगर अमेरिका में हूँ, सुनो, अगर मैं अमेरिका में हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अगर आज मैं ये कह दूं कि मुझे किसी ने इंडियन कहा है, तो वो चाहे गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, पुलिस उसको वही सजा देगी जो कानून में है। मगर आज हिंदुस्तान का कानून जो है वो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है, whether you believe it or not believe it. It is happening. I will, रजिया जी, I will not believe it. सुनिए मेरी बात, I will, रजिया जी एक सेकेंड, रजिया जी, फिर आप इतनी सारी, फिर इतनी आप देखिए, एक बार में एक बात करिए रजिया जी, I will, सुनिए मेरी बात, I will not believe it because I am living in Hindustan, I am living in Bharat, you are not. ठीक है, मैं एक सेकेंड, मेरे बाप जो रजिया जी आपने उसी मिट्टी में सो रही है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आपने मुझे कल परसों जब भी हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं 30 साल से हिंदुस्तान नहीं आई। अब आप कह रही हैं मैं हर दिसंबर हिंदुस्तान में, 22 साल से अमेरिका में रह रही हूँ, 30 साल में मैं तो हर दिसंबर में इंडिया होती है, सारी दुनिया जानती है। रजिया जी मैंने आपसे ये पूछा कि आप भारत कब आई थी, आपने कहा था 20 कोरोना की वजह से, 30 से तो हो ही नहीं। चलिए खैर ये बहस का मुद्दा, आए हुए हुए हैं तो मैं 30 साल ये बहस का आए हुए हुए हैं, तो 30 साल इंडिया ना जाने का कोई नहीं है। एक सेकेंड, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपने अभी बोला कि ये तो मेरा देश है, मेरा अधिकार है, और हमारा देश है, हमारा देश है। अगर मैं इस चीज का बहुत सम्मान करती हूँ, अगर आपके मन में ये चीज है कि हमारा देश है, हमारा देश है, तो फिर उसके साथ साथ एकदम से विक्टिम कार्ड क्यों आ जाता है कि मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है? जो मदरसे हैं आप मुझे भेजो, मैंने आपसे कहा ना, मैं आवाज उठाऊंगी, मैं लड़ूंगी उसके लिए कि अगर आप आवाज तब तक नहीं उठा पाएंगी रजिया जी, आप तब तक आवाज नहीं उठा पाएंगी जब तक आप मुसलमान बन के सिचुएशन को देखेंगे। मैं मुसलमान बनकर ही आवाज उठा पाऊंगी कि ये मेरे अंदर कमी है, इसको नहीं होना चाहिए, इसको क्लीन करो, इसको दूर करो। नहीं तो फिर आपने तो ये कह दिया कि नहीं कोई इस्लामिक स्टेट नहीं बना रहा है, आपने तो जो है वो अहमद शाह अब्दाली वाली बात को नहीं ये नहीं हुआ, आपने नकार दिया सिरे से। अब भाई अहमद शाह अब्दाली, हमें क्या होता पता है, ये भी एक इश्यू है कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमें या तो मुगलों से जोड़ दिया जाता है, या तो तुर्कों से जोड़ दिया जाता है, या तो अरे क्यों, हमें आज की बात करो, आज मैं और तुम जी रहे हैं, मेरा हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान बेहतरीन होना चाहिए। India has capability, India has talent, India has रजिया जी आपको एक बात बताऊं, मनोविज्ञान अगर आप थोड़ा बहुत समझती होंगी, इतिहास अपने आप को तब तक दोहराता रहता है जब तक हम इतिहास से सीख नहीं जाते, ठीक है। हमें भारत का भी इतिहास जानना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि मुसलमान इस्लाम का इतिहास कितना जानता है, हम लोग इस्लाम और इस्लामिक स्टेट में कहाँ फर्क जानते हैं। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ हम क्या जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद की नस्लों के साथ क्या हुआ हम क्या जानते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते इस्लाम के बारे में।
हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमें इस्लाम के फर्जी ठेकेदार जनवा देते हैं या जितना हमें बता देते हैं। हम अपने इंडिया में कंफर्ट हुआ लेवल में है, रहना I agree जानते with हैं, you, हम I अपने agree कंफर्ट with you, लेवल में रहना चाहते मौलानाओं हैं। ने किया है बेड़ा गर्क, नो डाउट अबाउट इट। अगर No अगर doubt. अगर मैं उन्होंने तुम्हें मिसाल दूं, एग्जैक्टली माय पॉइंट कि अगर गलत किया है तो उसको गलत को गलत बोले। लेकिन बीबी ये कि मैं भाई यही कह रही पास्ट हूँ, में ये हुआ है, इतिहास में ये हुआ है, उसको मत देखिए, उसको क्यों ना देखें। अगर दारा शिको, एक सेकेंड, अगर कुछ मुगल आक्रांता आए हैं तो उनको आक्रांता बोला जाएगा। जरूर कुछ बोलो। अगर दारा शिको, और अगर कुछ दारा शिको जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है तो उनको सम्मान भी दिया जाएगा। बात सिर्फ यही है कि जो है उसको उसी नजर से देखिए, उसको उसी नजर से बोलिए, फिर और सारे जो मसाइल देख में रहे हैं देखिए ना, और जो एक में देख मत रहे हैं वो देखिए। बोलिए। तो एक में मत सारे में ही देखिए। बोल रहे हैं, नहीं सारे हो में रहा ही है, बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है ना। अब आपने देखिए, मुझे अभी तक सुबह ही आपने रजिया मुझे जी, अभी तक रजिया जी, अर्नब की बात पे जवाब नहीं दिया है। आप देखिए, आप अगर अर्नब से आपका कोई पर्सनल कोई बोले कोई, वो मैं है तो जानती वेंडेटा, नहीं, मैं तो सिर्फ टीवी पे देखती नहीं हूँ। नहीं, आई हैव नो देखिए इशू विद इट। अर्नब से अगर आपका कोई पर्सनल वेंडेटा है तो मैं उसके ऊपर आंसरेबल नहीं हूं ना। नहीं, आपने जो, ये देखिए इज मेरी नॉट अ बात पर्सनल सुनिए, थिंग, मेरे साथ रजिया थोड़ी जी, किया है, रजिया जी, पुलवामा के रजिया साथ जी, किया मेरी है। बात सुनिए मेरी बात। व्यक्तियों के बजाय अगर हम विषयों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ पर अपनी टीआरपी के लिए या आपका शो के ज्यादा व्यूवर्स जाएं उसके लिए आप सोचें कि आप भारत के किसी एक नेशनल मीडिया के किसी एंकर पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दें, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। नहीं, दैट देखो डजंट मेक देखो एनी देखो, सेंस। इसको व्हाई आर राउंड यू मत करो। पर्सनल क्यों कर रही हैं? इट्स देखिए, नॉट अ आप पर्सनल बार बार, थिंग। आप मुझसे फोन पर भी, आप मुझसे पुलवामा में सुनिए मरने मेरी वाले बात, सोल्जर जो मेरी हैं, बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सॉरी मुझसे नॉट फोन पे पर्सनल। भी यही बोल रही थी, आप मुझसे फोन पे भी यही बोल रही थी कि मैं अर्नब की तरह चिल्ला के डिबेट नहीं करती। ये मुझे साफ दिख रहा है कि आपको पर्सनली वो व्यक्ति पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर व्यक्तियों पे बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, आई अग्री विद योर डिसलाइक ऑल्सो। इतना बड़ा कांड अरे कर दिया, उस सुनिए, पर कोई बात नहीं हुई, उस बात को दबा दिया गया। लेकिन सिद्दीक कपूर को पकड़ लिया गया। इट्स ओके टू डिसलाइक पीपल ऑल्सो। आपको वो पसंद नहीं है, मेरे को ठीक 10 है, लोग इट्स पसंद नहीं ओके। करते, I don't लेकिन care। लेकिन मैं यहाँ पर व्यक्तियों पे, मैं रात को आधी रात को 1 बजे आपके साथ यहाँ पे व्यक्तियों के ऊपर गॉसिपिंग गीबत करने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पर विषयों पर, सब्जेक्ट्स पर बात करने बैठी हूँ। मैं वही, पुलवामा इज अ सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट पर बात करिए, आप सब्जेक्ट। मैं आपसे जिन विषयों को के ऊपर आप बोल, व्हाई सुबह इज एंग्री विद इस्लाम, आपने अपने डिस्कशन का हेडिंग ये रखी, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैं इस्लाम से गुस्सा नहीं हूं, मैं उन मुसलमानों से गुस्सा हूं जो इस्लाम के पीछे छुपकर गलत को भी गलत नहीं कहते हैं, जो अपराध को मौन समर्थन देते हैं। मैं उन मुसलमानों से गुस्सा हूं। मैं इस्लाम के उन फर्जी ठेकेदारों से गुस्सा हूं जो ना इस्लाम का इतिहास बताते हैं, जो ना भारत का इतिहास बनाते हैं, जो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुसलमानों से गुस्सा हूं जो इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क नहीं समझते। नहीं, आपने विषय सुनिए, नहीं, ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। मैं उनको गलत भी बोलती हूँ, मैं उनको गलत भी बोलती हूँ। आपने अपने डिस्कशन का विषय रखा व्हाई सुबह इज एंग्री ऑन इस्लाम, और यहाँ पर आप बात नहीं करना चाहती हूँ उस विषय पर। आपने जो सब्जेक्ट रखा उस सब्जेक्ट पर बात करिए, आप उस सब्जेक्ट पर बात करिए। आप या तो आप अपना सब्जेक्ट ऐसा रखती कि भारत एंड इट्स प्रॉब्लम्स टुडे, या तो आप अपना डिस्कशन का विषय ऐसा रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम मैं बात आपने सब्जेक्ट का टॉपिक रखा व्हाई सुबह इज एंग्री ऑन इस्लाम, और आप उस विषय पर मुझे खुलकर बात नहीं करने देना चाह रही हैं। आप बार बार की इस पे नहीं बात करिए, उस पे करिए, उस पे नहीं करिए, उस पे करिए। मैंने आपको बताया ना। नहीं, चलिए, एनीवे, इट्स प्रीटी लेट। हाँ, इट्स प्रीटी लेट। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, एंड इतना वक्त आपने मुझे दिया। रात हो गई है, छोटा बच्चा है, गॉड ब्लेस हिम, अल्लाह उसको अच्छा रखे, खुश रखे। और जय भारत, जय भारती, जय हिंद, वंदे मातरम।